Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. Two first में vote करें. मुनीश, शुभम, अमन, अर्जुन, रुचि. Another than 3 just we move forward. 2% लोग बोल रहे नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो. डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं. मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड ठीक हो. देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है पेन से लिख दीजिए. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को सारे जवाब एक साथ अपलोड करता हूँ. सोमवार तक जो प्रश्न मुझे पूछे गए थे उसके जवाब मैं अपलोड कर चुका हूँ. प्रीलिम्स को भी 8 हफ्ते बाकी है. देखिए हमने पिलर 1 कंप्लीट कर दिया. मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस. पिलर 2 बजट टैक्सेशन के अंदर इस वीक कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट वीक तक हमने बजट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखे थे. इस हफ्ते कुल मिलाकर 5 क्लास हैं. गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम. 5 डेज फ्री ऑफ क्लासेस जिसमें फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी, सब्सिडी, एफआरबी, एमएल, डेफिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट ये सब हम निपटा देंगे फॉर प्रीलिम्स. मींस का अलग कोर्स है आपके नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन में, वो हम बाद में जून में करेंगे. अब ये जो जीएसटी तक पड़ा था उसकी टेस्ट हुई थी. आप जानते हैं सबसे पहला टेस्ट हुआ बिटकॉइन वाला. उसमें 1200 लोग थे, 1200 पीपल जो गिरते-गिरते अभी मतलब 300 350 के आसपास हो गए. इसमें मुझे या अनअकैडमी को ज़्यादा कोई चिंता है नहीं क्योंकि फीस तो आगे अब जो सीरियस है वो पढ़ लेंगे, जो नहीं सीरियस है वो उनका देख लेंगे. तो 72% ड्रॉप. तो पहले तो जितने लोगों ने टेस्ट दिया उन सबको बधाई. मार्क्स ज़्यादा है कम है, एटलीस्ट इट शोज़ कि आप सीरियस हैं अपनी लाइफ और करियर के बारे में, तो कुछ कल्याण हो सकता है. नाउ जो ये बजट इनकम टैक्स वाला पहला हैंडआउट था, देयर वर सम जो भी 50 क्वेश्चन होंगे तो 100 मार्क्स, उसमें मिनिमम 50 तो लाने चाहिए आपको. तो जिन-जिन के एटलीस्ट 50 मार्क्स हो रहे हैं सबको बधाई. अंजू, प्राची, आयुष, हेमरोम, संदीप, अभिषेक, अनुराग, विपुल, अंजलि, शैल, आरती, अमन, रुचि, नैंसी, आशुतोष, तैयब, मयंक, दिव्या और उससे ऊपर और भी जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बधाई. दूसरा हैंडआउट था जीएसटी वाला. उसमें एटलीस्ट 80 में से 40 मार्क्स तो होंगे. मतलब 20 क्वेश्चन करेक्ट हो भाई, इतना तो करके आओ यार. जिन-जिन के हो रहे हैं एटलीस्ट उन सबको बधाई. शामली, ओवाई, संगीता, आर्या, नवप्रीत, तनु, कोमल, सौरव, यूपीएससी, अनुरित, अखिलेश, रॉबिन, दर्शिल, मधुकर, अंशु, प्रियंका, जानवी, शिवा और उनसे ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए. देखिए पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जो गूगल फॉर्म में डाउट आते हैं तो वो देख के पता चलता रहता है लोग कैसे भटकते रहते हैं. ठीक, 100 में से 100 क्वेश्चन हमको टिक नहीं करने हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स के आप पेपर देख लो पिछले कई सालों के. आजकल चलता ये है कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मतलब देयर आर 100 क्वेश्चन ओके इन द यूपीएससी प्रीलिम. मान लो कट ऑफ है 90 मार्क, तो मतलब 45 करेक्ट करो मिनिमम, तो टाइम्स 2 यानी 90 मार्क हो गए अपने. तो 90 खींचने के दर से मतलब यू नीड 45 क्वेश्चंस. ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 30 सवाल है 15 हम खींच पाए. पॉलिटी में जो भी 15 सवाल है 10 खींच पाए. उसमें भी ऐसा है, मान लो कि 13 सवाल पूछे तो 10 लाख में आंसर होते 3 बार के होते, तो उसमें तकलीफ होती. इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उसमें से 10-12 हो गए तो बहुत बड़ी बात है. मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ. मैं पढ़ाता हूँ लेकिन मैं खुद ही उसको बोलता हूँ. आप लास्ट में याद करो जीएसटी के हमने कितने पीवाईक्यू देखे, एक में भी कोई सेंस बन रही है. तो ऐसा ही चलते रहता है इकोनॉमी में. बट स्टिल मैनेजेबल है. 10-12 सवाल तो खींचे जा सकते हैं, इतना तो हम पढ़ लेते हैं. तो यहाँ से हमने खींचे 35 क्वेश्चंस. अभी भी हमको 45 क्वेश्चंस करने, तो 10 सवाल और चाहिए. वो किधर से हैं? हिस्ट्री से. हिस्ट्री के अंदर भी कुछ लोग की पूरा स्किप कर देते हैं. देखिए मैं भी आपकी भावना समझता हूँ कि बहुत अतरंगी पूछते हैं तो सारा स्किप कर दें, पर फिर हम लोग खींच नहीं पाएंगे ना. साइंस टेक भी ऐसा है, उसको भी छोड़ दो, हिस्ट्री की तो तकलीफ हो जाए. तो हिस्ट्री में मेरे हिसाब से मिनिमम एनसीईआरटी में जितना दिया है आर्ट कल्चर और जो भी युद्ध और फ्रीडम स्ट्रगल, मिनिमम एनसीईआरटी नई वाली उतना तो करके जाना चाहिए. उसके अंदर से नहीं तो 3-4 सवाल तो निकलते हैं. तो वी हैव टू कलेक्ट 10 मोर क्वेश्चंस. वो वहाँ 3-4 उधर से निकाले. साइंस टेक भगवान मालिक है. ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आंसर की मैच नहीं होती, तो उस पे कुछ बोलने का सेंस नहीं है. स्पोर्ट्स के अंदर भी ऐसा ही है. इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस अगेन हिट एंड मिस केस, कुछ ऐसी चीजें पूछते हैं कुछ हमने जाना नहीं हो, कुछ आसान वाला हो, बड़ी-बड़ी चीज हो जैसे, तो वो तैयार करके जाओ. एक करके खींचना है. करंट अफेयर्स की छाती नहीं पीटनी है. इसका कारण ये है, करंट अफेयर्स के नाम पे जो लास्ट 1 ईयर का साइंस और ये वो पूछा जाए, दो हिंदू वाला बोल सकता है हमने कवर किया था, करंट अफेयर्स पीडीएफ वाला बोल सकता है मैंने कवर किया था, पर जो प्रश्न होता है हम असल में सॉल्व नहीं कर पाते, वो ऐसे हाई लेवल के रहते हैं. वो आप 3-5 साल के सवाल सॉल्व करो, देन यू विल गेट द फील कि करंट अफेयर्स का ढिंढोरा असल में इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ग्रेट. क्लासिफिकेशन ऐसा है, समझो जिसको जो बेचना है वो ऐसे क्लासिफाई करेगा. जिसको करंट अफेयर्स का कोर्स बेचना है वो आपको ऐसे क्लासिफाई करेगा कि करंट अफेयर्स 50% पूछा जा रहा है. अब उसको भी आप ब्रेक डाउन करोगे, भाई जीएसटी पूछे वो कहेगा करंट अफेयर्स है, मैं कहूँ तो 2017 का है तो करंट अफेयर्स कहाँ से, वगैरह वगैरह. तो पॉइंट इज करंट अफेयर्स की छाती पीटना बंद करो. खासकर ऐसे लोग जिनको 8 हफ्ते बाद प्रीलिम्स देनी है, जो ढंग की चीजें हैं, कोर चीजें वो आप करो, क्योंकि करंट अफेयर्स के नाम पे भी समझो जो अच्छे टीचर हैं उन्होंने ज्यादातर अपने कोर्स में खत्म कर दिया होगा. नाउ हमें आज से पढ़ना है ये फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी वगैरह, वो भी पढ़ते हैं. हैंडआउट मैंने अपलोड कर दिया. मोबाइल ऐप से आप देख रहे हैं अनअकैडमी ऐप, मोनाल पटेल सर्च करो, कोर्सेज लेटेस्ट. उसके अंदर पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, पीडीएफ मिलती है. एंड्रॉइड फोन है तो ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, आईफोन में नीचे एरो होता है, उससे सेव होता है पीडीएफ. लैपटॉप से देख रहे हैं academy.com/monal.org. कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, माल मिल जाएगा. आपने गूगल फॉर्म से जो क्वेश्चन पूछे उसका भी जवाब उधर अपलोड किया होता है. इकोनॉमी की अपनी बुक फाइनली अमेज़न पे लिस्ट हो गई है. मुझे लगा कभी नहीं होगी, मैं जब तक 50 साल का हो जाऊंगा तो भी, लेकिन क्या हो गई, भगवान मालिक है. एनीथिंग दैट हैपेंस इन लाइफ आजकल में ये सब भगवान मालिक है. अब मैं हालांकि आपको कुछ क्लैरिटी दे दूं, ये जो प्रिंटेड बुक है वो पीसीबी 13 अपना प्रेजेंट कोर्स नहीं है. पिछले साल पीसीबी 12 जो हुआ था, मतलब जो दिसंबर में खत्म हुआ था, वो उसकी प्रिंट आउट है. क्योंकि समझो हैंडआउट बनाने के बाद भी प्रूफ रीडिंग करना है, टाइप सेटिंग करना है, तो टाइम जाता है, इसलिए पुराने वाले का प्रिंट आउट है. मतलब आप ये बुक अगर लेते हैं तो आपको सिर्फ अपडेट करना होगा. वो फ्री अपडेट पैक अपना है Win25, उसकी पीडीएफ आपको monal.org/Win25 में मिल जाएंगे. और उसकी वीडियो भी आपको देखने की जरूरत नहीं, इधर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सब एम्बेडेड है आपके नए आईफोन में. ये जो किताब है इसके अंदर आप जानते हैं हैंडआउट में मैंने पीवाईक्यू सीधा नीचे दिया है. ये टॉपिक खत्म, सीधा पीवाईक्यू दिया है. ये फिर लीगल टेंडर सीधा 50 पेज का पीवाईक्यू होगा. बुक में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें मैं वो सब ऐड करूंगा तो पेजेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे लिए भी और आपके लिए भी वो सब महंगा हो जाएगा. तो प्रश्न है तो फिर पीवाईक्यू किधर गए. देखिए पीवाईक्यू इसमें से हटा के अलग पीडीएफ फाइल कर दी है. वही बुक में क्यूआर कोड दिया, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो खेल खत्म. वो फ्री में ही अपन वो आपको क्यूआर कोड से डाउनलोड करना. इसमें मेंस का माल नहीं है, क्योंकि मेंस का माल का अलग क्यूईपी कोर्स है. वो तो आपकी अभी भी पीडीएफ जो पीसीबी 13 चल रहा है उसमें भी मेंस का माल नहीं है. उसका अलग समझो 200-300 पेज का अलग हैंडआउट है. वो मेंस का कोर्स हम जून जुलाई में देखेंगे. तो दैट इज द बुक का प्राइस होगा 999. ये अफोर्डेबल इस हिसाब से कि समझो 1000 पेज है और सारे कलर प्रिंट है. तो कलर प्रिंट में निकालो उसके 5000 5 रुपए में तो 5000 की बुक होगी, पर आपको 1000 में मिल रही है. एनीवेज दैट इज द बुक. बुक के अंदर प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी नहीं है. इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का हिंदी ट्रांसलेशन है, बाकी सेंटेंसेस इंग्लिश में. जैसा बेसिकली आपका हैंडआउट है वही चीज है, बट पिछले साल वाला है. फिर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फाइनेंस कमीशन. नोट पेन लेके बैठना, इसके फैक्ट्स पूछे जाते हैं, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए 4-5 चीजों का, क्या उसकी फॉर्मूला वगैरह. फाइनेंस कमीशन क्यों बनाना पड़ा, तो उसका कारण यह है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस. देखिए फिस्कल इम्बैलेंस क्या होता है कि मान लीजिए केरला सरकार को टैक्स में इनकम हो रही है 200 रुपए की, जो भी एसजीएसटी का टैक्स वगैरह, लेकिन उन्होंने जितना उधारी लिया है जो भविष्य में चुकाना है वो उनको 500 रुपए चुकाना है, तो उनका इम्बैलेंस है.
तो यानी कहीं और से पैसा लाना पड़ेगा, मतलब उधारी भी जो चुकानी है उसका भी जुगाड़ नहीं हो रहा है। तो इस कारण से उन्हें क्या करना पड़े कि भाई केंद्र सरकार हमारी मदद कर दे। तो आप जानते हैं भारत के अंदर ये जो हायरार्की कैसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल बॉडीज। अब बिना पता स्टेट के वाले चलते उनको पैसा कम पड़ता है, तो उन्होंने यूनियन से पैसा लेना पड़ता है, जरूरत होती है उसे हम कहें वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस, क्योंकि ऊपर से आपको पैसा लेना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं केंद्र सरकार को टैक्स लेने का पावर ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती कस्टम ड्यूटी वो यूनियन ले सकता है, स्टेट नहीं ले सकता है। एग्रीकल्चर के अलावा वाली आपकी इनकम पर इनकम टैक्स केवल यूनियन ले सकता है, स्टेट नहीं ले सकता। वो लोग प्रोफेशनल टैक्स ले सकते हैं, पर वो तो जो भी 2,500 से ज्यादा वो ले नहीं सकते। कंपनियों के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन ले सकता है, स्टेट नहीं ले सकता। तो ये सब के चलते दे क्रिएट प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। देखिए, एक फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग बनाते हैं, वो लोग कहेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट को आपने 100 रुपए टैक्स कलेक्ट किया है, तो उसमें से कुछ आप स्टेट्स को दे दो। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन बना, उसने कहा कि 41% वर्टिकल टैक्स डेवल्यूशन, मतलब यूनियन ने इतना पैसा सब स्टेट्स को दे देना चाहिए 41। तो इसके पहले जो था 14 फाइनेंस कमीशन 2015 से 20 के लिए, उसने ऐसा कहा था कि स्टेट्स को 42% दे दो और यूनियन के हक में कितना रहे 58 आउट ऑफ द 100 रुपी टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। फिर ये जो नया आया 15 फाइनेंस कमीशन, जो रिपोर्ट उसका 2020 से 26 के लिए, उसने ये कहा कि देखो ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो पहले अलग राज्य था, तो मतलब उनको इसी से जाता था, इसलिए 42 बोला था। पर अब तो वो सब यूनियन टेरिटरी है, तो वो तो यूनियन गवर्नमेंट उनको सब चलाने की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस कारण से स्टेट्स को हम देंगे 41 और यूनियन को 1% एक्स्ट्रा देते हैं 59, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी चलाना है, बिकॉज दे आर यूनियन टेरिटरीज। तो याद रखना है कि स्टेट्स को इस बार कितना मिला है 41। जस्टिफिकेशन क्या ऑफिशियल कि बिकॉज जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी यूनियन पर ज्यादा बढ़ गई आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। यार ये फाइनेंस कमीशन 15 तो हम आज पढ़ेंगे ही। इन्होंने 6 साल के लिए रिपोर्ट दी है, मतलब पहला एक रिपोर्ट दिया, फिर जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 का वो सब केस हुआ, उसके बाद दूसरा रिपोर्ट दिया। तो 31 मार्च 2026 तक इनका रिपोर्ट वैलिड है। बॉस इसके कौन थे? एनके सिंह, जो आईएएस ऑफिसर। अब 16 फाइनेंस कमीशन भी बन गया, हमको बोला तुम अभी से स्टडी चालू करो और इसके बाद का रिपोर्ट आप हमको बताओ कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर अगले 5 साल यूनियन स्टेट्स को कितना पैसा देना चाहिए। इसके बॉस को भी याद रखना है, अरविंद पनागरिया। बाकी क्या क्या मेंबर्स हैं इन दोनों के, आपके हैंडआउट में दिए, देख लेना। अभी आप कहेंगे कि देखो संविधान में तो ऐसा लिखा है कि हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए, पर आप पाएंगे रियलिटी में हर बार ऐसा होता नहीं है। जैसे ये एनके सिंह वाला जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो बना 2017 में, और फिर ये नए वाला अरविंद पनागरिया को जो बना 16, जिसका रिपोर्ट तो भविष्य में होगा, लेकिन उसको एडवांस में तुम स्टडी चालू करो 2023 से, मतलब 6-7 साल का गैप है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर 5 साल पे बने आपके, तो फिर तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये वो। पर ये समझो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं 5 साल पे वो सेटअप करना है। अब कुछ फेडरलिज्म हमारा बेसिक कांसेप्ट है कि यूनियन और स्टेट होगा, और केंद्र सरकार के हम 5-5 साल तो बना नहीं, इनको पैसा तो देते हैं, तो कहाँ संविधान रुक गया है वगैरह। एनीवे, सो दैट इज फाइनेंस कमीशन। अलग अलग टाइम पे अलग अलग परसेंटेज शेयर किए थे। लेटेस्ट वाला क्या है 41% 2020 से 26 तक। और मैंने आपको बताया इन्होंने 2 रिपोर्ट दिए। पहला रिपोर्ट आया था 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, फिर ये जम्मू कश्मीर और वो सब के चलते दूसरा उन्होंने एक और रिपोर्ट बनाया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो सेम फाइनेंस कमीशन सेटअप या गिवन 2 रिपोर्ट्स, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं कि एक रिपोर्ट दे सकते हैं। 15 फाइनेंस का कंपोजिशन, एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उसके बाजू में शक्तिकांत दास, वो भी आईएएस, आरबीआई गवर्नर भी बने, आरबीआई गवर्नर से भी रिटायर होकर वापस पीएमओ में अधिकारी बन गए। तो आईएएस समझो कभी रिटायर नहीं होता, इधर उधर उसको काम मिलते रहता है। फिर और भी कुछ मेंबर्स हैं। फिर फाइनेंस कमीशन का एक सेक्रेटरी होता है, सचिव, जिसका काम क्या है ये सब फाइल कंपाइल करो, नीचे डिपार्टमेंट्स को भेजो, उनसे जवाब मांगो वगैरह। तो वो नॉर्मली एक एक्टिव आईएएस ऑफिसर जो रिटायर नहीं होगा, अभी नौकरी में होगा, ऐसे को रखा होगा। तो समझो एक ही चीज के अंदर 3 तो आईएएस है। आईएएस प्रोवाइड्स मी ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म, हाउ, तो ये सब काम करने मिलता है। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब ये कोर्ट तो नहीं है, अपन कोर्ट जैसे कुछ पावर्स है, सिविल कोर्ट जैसे पावर है कि किसी भी ऑफिसर को बोल सकते हैं हमको ये फाइल दो, हमको ये डॉक्यूमेंट दो, ये तारीख पे हाजिरी लगाओ, ये सब वो बोल सकता है। ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि आप सोचो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि स्टेट्स को पैसा देना, तो उसके लिए पहले उनको जानना पड़ेगा स्टेट की सिचुएशन क्या है, पहले कितना था, कितना कमाते हो वगैरह। अब मान लीजिए कोई ऑपोजिशन पार्टी वाला स्टेट हो और वहाँ की सीएम बोल दे उनके ऑफिसर्स को कि भाई ये फाइनेंस कमीशन को तुमको जवाब मत देना, और फिर हम बाहर ऐसा कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको मारा ऐसा बोलेंगे, तो उसे लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? फाइनेंस कमीशन के पास पावर है कि तुम्हारा सीएम कुछ बोले नहीं बोले, हमने बोला तुम हमें सारे डॉक्यूमेंट कागज दिखाओ। तो दैट इज द क्वासी जुडिशियल बॉडी, उसका ऐसे पावर है। तो कंपोजिशन मैंने आपको सिखाया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले हम समझेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन क्या। ये ऊपर से नीचे यूनियन ने कमाए 100 रुपी इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स, वो में उसमें से 41 स्टेट्स को देने हैं, इसको हमने कहा वर्टिकल टैक्स डेवल्यूशन। अब प्रश्न भाई 41 आ गया, उसमें से गुजरात को कितना, केरला को कितना, बिहार को कितना, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना डिवाइड करेंगे आप इसे। तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनानी होगी जिसमें जो भी 5 कुछ इंडिकेटर होंगे। ये जो फॉर्मूला इट इज अ वेट एवरेज। वेट एवरेज कैसा होता है कि मान लीजिए हमें मूवी रिव्यू का एक इंडेक्स बनाना है कि टाइगर जिंदा है और टाइगर मुर्दा है, उसमें कौन सी अच्छी मूवी है, साइंटिफिकली हमें प्रूव करना हो, तो हमें एक इंडेक्स बनाना होगा कि देखो 100 में से मार्क दो दोनों मूवी को, हीरो की एंट्री को तुम मार्क दो, लेकिन उसको 25% वेट, फॉरेन लोकेशन का नहीं है उसको हम मार्क्स देंगे और उसको 10% वेट दें, स्टंट्स को इतने, आइटम सॉन्ग को इतने, स्क्रिप्ट को इतने, और फिर आप उसकी वेट एवरेज निकाल। वेट एवरेज क्या होता है उसी सेट के कोर्स में देख लेना। अब ऐसा करके मैं हर एक मूवी को फिर स्कोर दूंगा वेट एवरेज करके, फिर मैं कहूँ ये मुझे मूवी अच्छी लगी, ये बुरी लगी। तो दैट इज द साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग सम इंडेक्स। उसी तरह हमारा प्रश्न क्या है कि यूनियन ने नीचे 41 रुपीज देने हैं, तो गुजरात को कितना मिले, यूपी को कितना मिले, आपके जब बीजेपी की सरकार उसको ज्यादा मिले तो फिर तो दोनों सेम मिलेगा, तो ये तो कोई साइंटिफिक बात नहीं हुई। तो साइंटिफिक इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है, उसके 6 कंपोनेंट है, याद रखने, रात को 2 बजे भी पूछे, याद रखने, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट ऐसा है ये हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन में कि जो राज्य ज्यादा गरीब है उसको ज्यादा पैसा मिले, इसे कहा गया इनकम डिस्टेंस, और पूरी फॉर्मूला में इसको 45% वेटेज दिया गया है। अब आपके कैसे पता करें कि कौन राज्य ज्यादा गरीब है, विच स्टेट इज मोर पुअर? तो पूरे भारत में जो पैदा हुआ उसको हम कहें जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे इंडिया में जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, तो एक स्टेट में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको आप क्या कहेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। तो जो भी 100 रुपए है, और उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या, मान लीजिए 5 लोग ही रहते हैं, तो 20 रुपए जो जवाब आया वो होगा उस स्टेट का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, आपके स्टेट में कितना प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाय आपके स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। अब ये करके आप हर एक स्टेट का जब निकालो तो पता चलेगा हरियाणा में मान लो 2 लाख रुपया आ जाए, सिक्किम में मान लो 1 लाख रुपया आ जाए, गोवा में मान लो 50,000 आ जाए। अब सबको रैंकिंग करोगे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि कौन सा स्टेट ज्यादा अमीर है, गरीब है, आप रैंकिंग बनाओगे। अब यहाँ पर नंबर 1 आएगा गोवा। उसका कारण क्या है, आप सोचो गोवा में पॉपुलेशन बहुत कम है, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उधर, ये कैसीनो दारू ये सब बहुत चलता है, तो उसका जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से सब पॉजिटिव दिखेगा, तो गोवा नंबर 1 हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। बट दैट इज नॉट गिविंग अस अ क्लियर पिक्चर, क्योंकि हर एक स्टेट ऐसा हो नहीं सकता कि इतने टूरिस्ट इतना दारू और जुआ चले, तो इस कारण से वो बेंचमार्क नहीं बन सकता कि उसको देख के बाकी का लोगों का हिस्सा तय हो। सिक्किम का भी कुछ ऐसा टूरिज्म सेंट्रिक इकोनॉमी,
तो फिर सोचा कि चलो हरियाणा को हम पसंद करते हैं, क्योंकि हरियाणा क्या है, मैदानी प्रदेश है, टूरिज्म थोड़ा बहुत, लेकिन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर थोड़ा जो भी सर्विस सेक्टर चल रहा हो, तो ये बेंचमार्क इसे हम देखते हैं। तो ऐसा कि हरियाणा के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए। तो उसके सामने ओडिशा में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 86,000। और तेलंगाना में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 176 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर जो भी आईटी फार्मा इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर है, तो उनका सब प्रोडक्शन या इंपोर्ट के हिसाब से गिनोगे तो बहुत पैसा वहाँ पर होगा। बस तो यहाँ पर अब सिद्धांत क्या है कि हरियाणा के मुकाबले जो जितना गरीब है उसको ज़्यादा पैसा मिले। तो हम इसे कहेंगे इनकम डिस्टेंस फ्रॉम द बेंचमार्क स्टेट। बेंचमार्क स्टेट मैंने आपको बताया कौन है, हरियाणा। तो हरियाणा से जो जितना दूर है, जियोग्राफिकल किलोमीटर के हिसाब से नहीं, इनकम के हिसाब से। तो ओडिशा ज़्यादा दूर है तो इसको मान लो 20 रुपये दो, तेलंगाना कम दूर है तो इसको आप 10 रुपये दो। तो दैट इज द टैक्स डेवल्यूशन। और उसके अंदर ये जो 41 रुपीज़, उसमें से किसको कितना देना है, इसका पहला हमने इंडिकेटर देखा, इनकम डिस्टेंस, जिसको वेटेज दिया, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को है, 45%। दूसरा इंडिकेटर है पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के हिसाब से आपके राज्य में आबादी कितनी, जिस स्टेट में ज़्यादा आबादी होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यूपी को ज़्यादा मिले, केरला को कम मिले। इसका लॉजिक क्या है कि जहाँ पर स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके लिए जो भी वेलफेयर स्कीम चलानी है, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पुलिस ऑफिशियल, सिविल सर्वेंट्स, टीचर्स, नर्स, कांस्टेबल, ये सब की भर्ती करनी होगी तो स्टेट को ज़्यादा बोझ रहेगा। इस कारण से जो स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अब इससे साउथ के स्टेट्स को नाराजगी होगी। और ऐसा एक और चीज़ में उनकी नाराजगी आजकल चले, क्या डिलिमिटेशन, कि लोकसभा की सीट्स हर राज्य की कितनी होगी। तो जो स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा उसका ज़्यादा हो रहा है तो उनको लगता है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नेक्स्ट पॉपुलेशन में, तो अब यहाँ केरला नाराज हो जाएगा कि भाई हमारी तो पॉपुलेशन कम है तो हमें कम पैसा मिला है, लेकिन हम तो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल के सब स्टेप्स उठाते हैं, उसका कुछ अप्रिशिएशन क्यों नहीं है, उसकी कुछ शाबाशी क्यों नहीं दी हमको। इसलिए सेम फॉर्मूला में एक और चीज़ है कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल, आबादी नियंत्रण के लिए कदम उठाए होंगे उसको भी थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो ऐसी बात है। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसके बारे में छठे पिलर में हम लोग और समझेंगे। हमारी फैमिली में देखिए, नीता अंबानी को कितने बच्चे हैं, 1 2 3, तो मैं कहूँ एक मदर है और बच्चे हैं 3। फिर ये कपल को देखो, यहाँ पर एक मदर है और बच्चे कितना, एक बच्चा और 2 बच्चा, तो 2 बेबीज। तो अभी हम एवरेज निकालो कि कुल मिलाकर क्या है, 5 बच्चे हैं और 2 मदर्स हैं, मतलब जवाब आता है 2.5। ये कुछ ऐसी बात कर रहा है कि हर एक वुमेन को एटलीस्ट 2 बच्चे हो रहे हैं और कुछ वुमेन को 2 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, इसलिए एवरेज कैसा 2 और 3 के बीच आ गया। तो ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। ऑफकोर्स एग्जैक्ट फॉर्मूला इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर वो समझने में लंबे हो जाएंगे। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, कि अगर कोई वुमेन 15 से 49 की एज में जीवित रहे और उसको कितने बच्चे पैदा हुए उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अब कुछ साल तक ऐसा था यूपी बिहार वगैरह में टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज़्यादा, मतलब एक महिला को 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हो रहे थे, जबकि केरला तमिलनाडु वगैरह में ये 1.8 1.6 चल। इसका मतलब क्या, ज़्यादातर वुमेन को एक बच्चा हो रहा था, कुछ वुमेन को 2 बच्चे हो रहे थे, इसलिए एवरेज एक से थोड़ा ऊपर चल गया। तो स्वाभाविक केरला तमिलनाडु ये सब नाराज है कि हमारे स्टेट में हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल के सब कदम उठाए और आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट को ज़्यादा पैसा मिले, तो हमारी क्या गलती है, व्हाई आवर पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट इज नॉट अप्रिशिएटेड। तो फिर फाइनेंस कमीशन ने कहा कि देखो अब सब स्टेट को हम पैसा देंगे और उसके लिए एक और इंडिकेटर डाल देते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ऐसी बात है कि जिन स्टेट ने अपना टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में लाया है, कम किया है पिछले सालों के मुकाबले, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इस इंडिकेटर को 12.5% वेट दिया। सामने जिस स्टेट को पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको भी ज़्यादा पैसा मिले, उस इंडिकेटर को 15% वेटेज दिया है। मतलब यूपी को भी पैसा मिलेगा ज़्यादा क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, और केरला को भी पैसा ज़्यादा मिले क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में किया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात, तुमने बोले कि एक बाजू तुम ये बोले कि यूपी को भी पैसा मिलेगा क्योंकि आबादी ज़्यादा, और सामने तुम बोले केरला को पैसा मिले क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में किया। देखिए वो सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके फाइनल फॉर्मूला बनाएगा नहीं, ऐसी बात है। 2a + 1b डिवाइड बाय क्या 5, ये नहीं 3, ऐसा ही तो वेट एवरेज है। तो इस कारण से इसलिए तो मैंने आपको बताया टन्स को आपने 15% वेट दिया और फॉरेन लोकेशन को 10% वेट दिया, तो वो क्या उस हिसाब से तो फाइनल एवरेज में ये भी काउंट होगा और वो भी काउंट होगा, दोनों चीज़ को हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी बात है। एक ही फिल्म के अंदर समझो कॉमेडी भी हो सकती है, इमोशन और सैड चीजें भी हो सकती हैं, उसी तरह एक फॉर्मूला के अंदर ये सब चीज हो सकती है, तो किसको कितना वेट देके फाइनल एवरेज निकाले, ऐसी बात है। वो सब सिग्मा करके कैसे फॉर्मूला बनाया वो सब हम करने बैठेंगे, वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए। तो इनकम डिस्टेंस 45%, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी पॉपुलेशन की कंट्रोल की 12.5%। उसके बाद बाकी इंडिकेटर आसान है। एरिया को दिया 15% वेट, जो राज्य की क्षेत्रफल ज़्यादा है, विस्तार ज़्यादा है, उसको ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा तो उतने ज़्यादा पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, हाईवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10%, जो राज्य में जंगल ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि वहाँ पर जो जंगल है उतने एरिया में फैक्ट्री लग नहीं सकती, तो स्टेट को इतना वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी पाएगी, सामने वहाँ फॉरेस्ट गार्ड और सब ऑफिसर्स को रखना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा खर्चा उधर, ये सब सेंचुरी बनानी पड़ेगी, नेशनल पार्क बनाने पड़ेंगे, उसके खर्चे आएंगे, तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा जिस स्टेट में जंगल ज़्यादा है। लास्टली टैक्स एफर्ट, मतलब स्टेट के खुद के टैक्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, एसजीएसटी है। जो स्टेट ज़्यादा कड़क होकर ये सारे टैक्स कलेक्ट करता है, जो व्यापारी चोरी करते हैं उसको टाइट रखता है, तो ऐसे स्टेट को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको भी थोड़ा और पैसा मिलेगा। तो द स्टेट्स दैट हैव इंक्रीज्ड देयर टैक्स कलेक्शन इन द लास्ट 3 ईयर्स, उनको भी और पैसा मिलेगा, इसको बोला गया टैक्स एफर्ट, उसको 2.5% वेटेज दिया गया। अब इन सभी को आप कंबाइन करोगे कि जो भी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और फिर इसका वेट एवरेज निकाला जाएगा इन सारे वेट्स के हिसाब से, उससे आपको फाइनल जवाब आए। फाइनल जवाब आप लॉजिक लगाओ कि सब भी आप कंबाइन करोगे तो केरला के मुकाबले यूपी को ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि यूपी में आबादी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो समझिए ऊपर से नीचे कितना पैसा है, 41 रुपीज़। पर मान लीजिए 41 नहीं आके 100 रुपये आ रहा था, तो 100 रुपये में से कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा जाएगा, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा 17 to 18 रुपीज़ जाएंगे, दूसरे नंबर पर बिहार को जाएंगे 10 रुपये, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश को 7-8 रुपये, और सबसे कम पैसा किसको जाएगा, मिजोरम, सिक्किम और गोवा को, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, क्षेत्रफल कम है, गरीबी भी उन बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी कम होगी, ये कारण से इनको बहुत कम पैसा जाएगा। आप कहेंगे ये तो सब ठीक है, पर तुमने दिल्ली का नाम नहीं लिया। देखिए दिल्ली का भी नाम नहीं लिया, पुडुचेरी का भी नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है उसके हक में वो है ही नहीं। फाइनेंस कमीशन डज नॉट हैव पावर टू रेकमेंड मनी फॉर द यूनियन टेरिटरीज। अब उधर वो आप कहने दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर है, विधानसभा सीएम है, वो सब होगा, फाइनेंस कमीशन के मेरे दायरे में नहीं आता। तो इनको कितना पैसा मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। सेम फॉर द जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार सबके लिए। तो रिमेंबर यूनियन टेरिटरी हाउ मच दे विल गेट, फाइनेंस कमीशन डज नॉट डिसाइड। जो 15 फाइनेंस कमीशन है स्वाभाविक है 2026 तक उसी का रिपोर्ट वैलिड है, तो उसमें हर एक स्टेट को कितना मिला वो सब आपके एंड ऑफ, सारे स्टेट का सब याद नहीं रखना, टॉप का बॉटम का याद रखना, खुद के होम स्टेट का याद रखना है। इंटरव्यू के लिए उतनी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि हमारे स्टेट को इतना पैसा आ रहा है, ये कारण हो सकते हैं वगैरह, देख लेना। ये हमने देखा 15 फाइनेंस कमीशन, मतलब अब तक हम लोग देख रहे थे 15 फाइनेंस कमीशन। इसके पहले वाला कौन सा था, 14 फाइनेंस कमीशन। उसके बॉस थे वाईवी रेड्डी।
उन्होंने कुछ रिपोर्ट दिया कि 42% टैक्स डेवल्यूशन की यूनियन अगर टैक्स में पैसा कमाए 100 रुपए तो उसमें से 42 स्टेट्स को दे। अब उसमें भी वही प्रश्न होगा कि गुजरात केरला बिहार हर स्टेट को कितना जाए। तो हॉरिजॉन्टल फार्मूला उनकी पूरी अलग थी कि इनकम डिस्टेंस यानी गरीबी 1971 का पॉपुलेशन सेंसस फिर 2011 में कितनी आबादी चेंज हुई एरिया को इतना फॉरेस्ट कवर को इतना। कुछ बार ऐसे प्रश्न आएंगे पिछले के मुकाबले इसको कंपेयर करने की बात हो तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अदरवाइज बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि 14 में क्या बोला था हमें ज्यादा याद क्या रखना है कि 15 क्या बोल के गया। तो वी आर डन विद द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन। एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हम समझते हैं ग्रांटी नेट क्या होती है और उसमें कैसे पैसा जाता है। तो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन कैन यू देख सकते हैं सुन सकते हैं। दिव्या अमर आशीष प्रभात नीलम पूजा एंड अदर्स आसमा रुचि वी मूव फॉरवर्ड। आप सबको फिर से बधाई क्योंकि आज के लिए आईपीएल सीजन चल रहा है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ने बैठे हैं तो लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। आसान नहीं है। तो बजट देख रहे थे सब टॉपिक टैक्सेशन टैक्स में भी सब नीचे हिस्सा स्टेट्स को देना है तो 41% तो दे दिया चलो। अब उसके अलावा और भी पैसा देना जिसको कहते हैं ग्रांटी नीड वैसी बात है कि समझिए यूनियन गवर्नमेंट ने ये इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह में से 100 रुपये कमाए फाइनेंस कमीशन ने बोला 41 दे दो यानी यूनियन के पास कितना हो जाता 59। अब ये 59 में से फिर से इनको पैसा दे दो मतलब ये 59 में से फिर से स्टेट्स को और पैसा दे दो। वो दो तरीके से जाएगा। पहला फाइनेंस कमीशन कहेगा देखो ग्रांट्स के नाम पे थोड़ा पैसा दे दो अनुदान। देखिए लोन होता है कि वापस करना पड़ेगा ग्रांट मतलब बस दान में दे दिया अब मौज करो। तो ऐसे पंचायती राज बॉडीज के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग अलग काम से ग्रांट्स का पैसा दिया जाता है जो अभी हम और 15-20 मिनट समझेंगे। एडिशनल ये 59 रुपये में से यूनियन गवर्नमेंट खुद भी अपनी इच्छा से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाएगा जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फसल बीमा योजना और उसमें भी अलग अलग स्टेट को कुछ पैसा जाएगा। तो ऐसी बात है कि सलमान खान अपनी इनकम में से अरबाज खान और सोहेल खान को पैसा देगा फिर सलमान के पास बचा उसमें से वो फिर से उनको पैसा देगा ये ऐसी बात है। तो एक तो गया। अब बाकी जो बचा उसमें से भी ग्रांट्स और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का पैसा जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स इज ग्रांट्स। ग्रांट्स कितनी जाएंगी ये सब एंड आउट में दिया है इसको देख के कुछ डरना नहीं बात में कुछ दम नहीं अभी 15 मिनट में निपटाते हैं। कुल मिला के करीब 6,000 की ग्रांट्स जाती है। सबसे पहले समझते हैं पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ऐसी बात है कि मान लीजिए आंध्र स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होगा उसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल पार्ट होते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल पार्ट्स क्या है वो परसों तक हम पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मान लो क्या कोई बजट का रेवेन्यू पार्ट होता है उसमें इनको मान लो 35,000 करोड़ की इनकम है और 41,000 करोड़ के खर्चे हैं स्टाफ को सैलरी देना योजना चलानी वगैरह यानी आंध्र स्टेट लॉस में चल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहा है 6,000 करोड़ का इनको लॉस है। अब बात ऐसी है कि जब मैं कहता हूँ आंध्र को रेवेन्यू बजट के अंदर 35,000 करोड़ रुपीज इनकम है इसका मतलब कि आंध्र के खुद के जो टैक्सेस हैं लाइक एसडीएसटी लिकर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स ये सब में से उन्होंने कमाया है प्लस फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवल्यूशन के नाम पे 41% ऑफ द यूनियन टैक्सेस में से कुछ इनको दिया है। तो ये सब कुछ देने के बाद भी ये लोग लॉस में चल रहे हैं। तो फिर ये तो ऐसे लॉस चल रही है कि डेवल्यूशन होने के बाद भी ये लोग कहें हमें लॉस में मतलब सलमान ने पहले पैसे दे दिए पर अरबाज खान कहे नहीं अभी फिर भी मैं लॉस में अभी मुझे और पैसा चाहिए। तो सलमान कहे ठीक है और पैसा देते हैं तो ये जो 6,000 करोड़ का लॉस है वो भी इनको दिया जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रांट में पैसा मिला इसे हम क्या कहें पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्योंकि टैक्स डेवल्यूशन तो हो गया समझो 41% में से कुछ इनको मिल गया फिर भी ये अभी भी हम लोग लॉस में तो फिर इनको और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा।
दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेवलूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। सभी स्टेट्स को नहीं मिलती है, कुछ 14 स्टेट्स को ये मिलती है, शायद गुजरात को नहीं मिलती है। हालांकि ये खुशी की भी बहुत बात नहीं है, इसका कारण कि गुजरात सरकार जो अपना बजट बनाए वो क्या उसमें रेवेन्यू डेफिसिट हमारी जीरो है ऐसा वो दिखाएंगे, पर वो रेवेन्यू डेफिसिट जीरो कैसे करेंगे? रिक्रूटमेंट ही नहीं करेंगे। मान लो जो सरकारी अधिकारी होना चाहिए, डीवाईएसपी, डिप्टी कलेक्टर, वो सालों साल तक जगह खाली रखे, तो सैलरी का बहुत पैसा बच जाए, फिर कहते कोई रेवेन्यू डेफिसिट है नहीं, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट के बिना वाला बजट है। तो वो एक तरीके से पॉजिटिव बात है, पर जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गुड गवर्नेंस के हिसाब से देखो, तो इट इज नॉट सो ग्रेट थिंग। उसके मुकाबले पाएंगे कि केरला बहुत लॉस में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिक्रूटमेंट सरकारी नौकरी में ज्यादा होती है, तो सैलरी पेंशन के खर्चे ज्यादा रहते हैं। तो दैट इज गुजरात मॉडल वर्सेस केरला मॉडल। अरे कि अपने पॉजिटिव नेगेटिव है, पर एनीवेज वो में इसमें सब देखेंगे। तो बेसिकली 100 रुपये यूनियन ने टैक्स में कलेक्ट किया, उसमें से 41 स्टेट्स को दिया, उसमें से तेलंगाना को कुछ दिया होगा या आंध्र प्रदेश को कुछ दिया होगा, और फिर भी ओके हमारा लॉस है, तो फिर इनको और एक्स्ट्रा पैसा दिया गया, दैट वाज पोस्ट डेवलूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब स्वाभाविक आपको ये प्रश्न हो कि भाई अगर ऐसे ही सबको देते रहेंगे तो फिर तो राज्य सरकार इरिस्पांसिबल तरीके से करती रहेगी कि सलमान मुझे पैसा दे रहा है, बस करके मुझे कुछ काम नहीं करना। यू राइट। इस कारण से एक एफआरबीएम एक्ट भी है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर कंट्रोल और लिमिट्स होते हैं कि राज्य सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट ये परसेंटेज से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर ज्यादा हो तो ऐसा भी नहीं कि हर बार यूनियन उनको पैसा देगा। फिर वो पिलर 2D के अंदर हम लोग देखेंगे, वहां तक हम पहुंचेंगे प्रोबेबली सोमवार को। तो दैट वाज पोस्ट डेवलूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। फिर बात आती है स्पेशल ग्रांट्स। देखिए जो 14 फाइनेंस कमीशन था, वाईवी रेड्डी, उन्होंने टैक्स डेवलूशन में पैसा दिया होगा, फिर उस वक्त भी ये पोस्ट डेवलूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में पैसा दिया होगा, बोल के मान लो तेलंगाना को 100 रुपए गए। उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन आया, उसने भी टैक्स डेवलूशन में पैसा दिया, फिर बोला पोस्ट डेवलूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये करके मान लो तेलंगाना को 90 गए। ऐसा 3 स्टेट को होता है, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, तो उनको दिया गया स्पेशल ग्रांट कि ठीक है तुम्हारा 10 और डिफरेंस है तो हम तुम्हें और दे देते हैं, क्योंकि पहले से तुम्हें कम पैसा जा रहा है। तो ये स्पेशल ग्रांट है, ये पूरी जिंदगी के लिए नहीं, ये 1 साल के लिए दिया था। तो असल में तो बहुत याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो पूछे हाउ मेनी ग्रांट्स गिवन, तो फिर पता होना स्पेशल ग्रांट नाम की भी कोई चीज थी। अब तो ये आउटडेटेड चीज है, हर साल नहीं देते हैं, तो वी नीड नॉट वरी। तो दैट इज स्पेशल ग्रांट्स। उसके बाद आएंगी लोकल बॉडीज। देखिए पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडी, ये सब पॉलिटी के अंदर आप देख लेना। गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, शहर में क्या नगर पालिका वगैरह होता है। तो जो फाइनेंस कमीशन है इनको भी पैसा देगा, वो कुछ ऐसा है कि पंचायती बॉडीज को 2 लाख करोड़, अर्बन लोकल बॉडीज को 1 लाख, मतलब नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 1 लाख करोड़, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 70,000 करोड़, इतना सब जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फोकस करें रूरल एरियाज, ग्राम सभा पंचायत, इन सबको जो पैसा जा रहा है करीब 2 लाख करोड़। इसके अंदर 60% ऑफ दिस अमाउंट इज टाइड। टाइड का मतलब क्या है, हाथ बांध दिए हैं। ये 2 लाख करोड़ में से 60% सिर्फ और सिर्फ आपने वाटर सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन, टॉयलेट बनाओ, ये सब नहीं लगाना है, बाकी कोई काम इसका नहीं करना है। तो 60% ऑफ दी ग्रांट्स आर टाइड। बाकी का 40% है वो अनटाइड है। अनटाइड मतलब दनादन बाकी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी शर्तें हैं कि अनटाइड है बोल के फिर आप वो सरपंच अपने ऑफिस के अंदर एसी टीवी फर्नीचर लगा देगा, वो सब नहीं। कोई ढंग का काम हो, जैसे स्कूल बनाना है, कुछ ऐसी चीज में आप लगाइए। वो जो पंचायत की खुद का भवन है उसकी अयाशी के लिए ये अनटाइड ग्रांट्स नहीं है। तो दैट इज पंचायती बॉडीज। अब हम बात करें सिटी एरिया की, अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें कुछ ऐसी हैं जहां पर पॉपुलेशन मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा है, तो उनको तो जितना पैसा ग्रांट में दिया लोकल बॉडी वाला 100% टाइड है, एयर क्वालिटी, वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज करो। और जो छोटे वाले सिटीज है जहां आबादी मिलियन से कम है, तो 40% अनटाइड है, 60% टाइड है एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17,000 करोड़ ये यूनियन अर्बन और विलेज की लोकल बॉडीज को दिया गया। एक्जेक्टली सब याद नहीं रखना, लेकिन टाइड और अनटाइड है, और टाइड चीजें किसके लिए, वाटर सैनिटेशन, एयर क्वालिटी के लिए है। ऐसा कुछ यूपीएससी ने ईपीएफओ में प्रश्न भी पूछा था, सो बेसिक आइडिया इज रिक्वायर्ड। अब ये जो पैसे हैं म्यूनिसिपैलिटी को, ग्राम सभा को मिलेंगे, बट देयर आर सम कंडीशंस। कंडीशंस ऐसी हैं कि पहला, इन सब लोकल बॉडीज ने अपने ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे कि हमें इतना पैसा पहले मिला था, इसका ये हिसाब किताब, इतना खर्च हुआ वगैरह। जैसे यूनियन का फाइनेंस कमीशन है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप करना होता है। बहुत सारे स्टेट वो नहीं करते थे, तो इनको बोला तुम करो तभी तुम्हारा पैसा रिलीज होगा, तो ये काम करना पड़ेगा स्टेट्स ने। तीसरा, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको स्टेट्स ने पावर दिया कि तुम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करो, मतलब जिसका जो जितना गाड़ी माफी बंगला है, जितना बड़ा बंगला ज्यादा टैक्स उनसे लो। लेकिन ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में कई बार या तो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, या कलेक्ट करते हैं तो उसका रेट एकदम बहुत कम रहता है, 100 रुपये 200 रुपये, जबकि उसका कोटी बंगला करोड़ रुपए का। तो तब अर्बन लोकल बॉडीज ने ढंग से तमीज से ठीक ठाक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना होगा। ये 3 शर्तें पालन करेंगे तभी उनका पैसा रिलीज होगा, ऐसी बात है। तो वी आर डन विद द पोस्ट डेवलूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, स्पेशल ग्रांट्स, लोकल बॉडीज को पैसा दे दिया। अभी जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है उसमें पावर किसको है, होम मिनिस्ट्री को है। उसके नीचे 2 जाके फंड है होम मिनिस्ट्री के पास, एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड और दूसरा रिस्पांस फंड। उसी तरह हर एक स्टेट का अपना डिजास्टर मिटिगेशन फंड और रिस्पांस फंड। इसमें थोड़ा पैसा दिया, कितना क्या दिया वो सब इधर काम का नहीं है, मींस में आपको देखना हो तो देख लेना, मींस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है। हालांकि उधर भी देखो कोई इतना तो पूछते नहीं। मिटिगेशन क्या है, आपदा से पहले ही आप कुछ प्रिकॉशन ले लो। फॉर एग्जांपल कि हमारे स्टेट में बहुत बाढ़ आती है, तो नदी किनारे हम लोग फ्लड एम्बैंकमेंट या बड़ी-बड़ी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे, दैट इज मिटिगेशन। रिस्पांस क्या होता है कि आपदा के बाद बचाव राहत, आफ्टर द डिजास्टर हैज हैपेंड, अब ये सब बोट लेके आदमी को भेजना पड़ेगा, उधर सब बिस्किट फेंकने पड़ेंगे, ये सब रिस्पांस का काम। मिटिगेशन का अलग फंड होता है, रिस्पांस का अलग फंड होता है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ने कुछ पैसे दिए हैं। तो लोकल बॉडीज डन, पोस्ट डेवलूशन रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशल ग्रांट्स डन। अभी सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर स्पेसिफिक के अंदर हेल्थ, स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत पैसा दिया, करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा दिए। उसमें ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अपग्रेड करो, नए हॉस्पिटल बनाओ, ये सब जो भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट इनका ट्रेनिंग करो वगैरह वगैरह। एडिशनली इन्होंने रेकमेंड किया कि देखो जैसा आईएएस होता है, आईपीएस होता है, ऐसा ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस नाम की एक नया सर्विस बनाओ, उसकी भर्ती करो, रिक्रूटमेंट करो, और ये अधिकारी ऐसे होंगे कि जो भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे हॉस्पिटल है उसको रेगुलेट करें, ऐसी आप सिस्टम बनाइए। और यूनियन और स्टेट ने कुल मिलाकर हेल्थ केयर पर जितना खर्चा करते हैं वो कम से कम जीडीपी का 2.5% होना चाहिए, ऐसी सब बातें की। हालांकि उसको हम 6 पिलर में सब हेल्थ केयर स्कीम के साथ आराम से पढ़ेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ देख लिया, बाकी सेक्टर्स में क्या पैसा दिया, लेट मी ज़ूम इन। ठीक है, हेल्थ के लिए पैसा दिया कितना, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। एग्रीकल्चर के लिए भी पैसा दिया, पर वो सब मींस में आराम से पढ़ेंगे। रूरल रोड्स के लिए दिया, जुडिशरी को दिया कि ज्यादा कोर्ट और जजेस रिक्रूट करे, नीचे स्टेट के अंदर न्याय जल्दी से मिले। एजुकेशन के लिए कि मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी लोकल भाषा में, तमिल वगैरह में पढ़ाए जाए। स्टेट स्पेसिफिक कुछ टूरिज्म, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होता है या कुछ, उसके वास्ते और पैसा दिया, ये सब दिया गया है। अब ये जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स है, मान लो 100 रुपये दिया हो तो उसमें ऐसा होता है कि 80 रुपये सीधा दे देंगे, बाकी 20 ऐसा है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा। कि मान लो रूरल रोड बनाने के लिए 100 रुपये, उसमें 80 रिलीज करेंगे, बाकी 20 तब रिलीज होगा कि तुम डेली कितना किलोमीटर बनाते हो, पुराना रोड बनाया वो कितना अच्छा था, उसका ऑडिट करेंगे, ये सब होता है। तो स्वाभाविक स्टेट गवर्नमेंट को मजा नहीं आता कि ये सब कंडीशनल क्यों तुम दे रहे हो, ये कोई खैरात नहीं है, कोई भीख का पैसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमको मिलना चाहिए, तो आप दो। ये सब इसमें क्या ऑडिट करना और परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाना।
तो ये सब फेडरलिज्म में लड़ाई चलती है, वो मेंस में हम लोग देखेंगे। ये सब आपके हैंडआउट में दिया ग्राफिक्स के साथ, एक एक दो लाइन में पता होना चाहिए, सब नंबर्स और डेटा दिया उसका लोड नहीं लेना है, इसलिए कि हेल्थ का 1 लाख करोड़ दिया वगैरह वो थोड़ा पता होना चाहिए, और जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, उसके नंबर पता होना चाहिए, इतना परसेंटेज है। नॉर्मली होता क्या है कि यूनियन ने जो भी पैसे कमाए मान लो 100, उसमें से स्टेट्स को पैसा मिलता है कि टैक्स डेवल्यूशन का पैसा, एडिशनली ग्रांट्स का पैसा। ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है ये ऐसा कि उन्होंने यूनियन को भी ग्रांट का पैसा दिया, मतलब वो ऐसा है कि सलीम खान ये कहे कि देखो सलमान तुम अरबाज और सोहेल को पैसा दो और तुम खुद को भी पैसा दो, मतलब सलमान अपना पैसा खुद को ही दे दे, ऐसी बात है। तो ऐसा ग्रांट यहाँ पर एक दिया गया जिसका नाम है डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए होंगे। यूनियन का ही पैसा लेकिन एक अलग तिजोरी में रखेंगे जिसको कहेंगे डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड। पब्लिक अकाउंट के नीचे ये रखा जाएगा मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये एक नॉन लैप्सिबल फंड होगा, यानी नॉर्मली क्या होता है 31 मार्च पर सारे फंड लैप्स हो जाते हैं, फिर आपको फिर से पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है अगले साल खर्चा करने के लिए, ये सब नहीं, इधर पड़ा पैसा इधर ही रहेगा। वो मामला क्या नॉन लैप्सिबल क्या होता है वो सब पिलर 2D में हम लोग देखेंगे। ये सब समझो एक एक दो लाइन में वो प्रैक्टिकली कैसे काम है वो सब में जाएंगे, नहीं इतना तो दिया भी नहीं है प्रेस रिलीज में। तो वी आर डन विद द फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन ग्रांट्स देख लिए सारे। अब मुद्दा आता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? रणवीर सेज मेरे लिए तीखी पानी पूरी बनाओ स्पाइसी, दीपिका सेज मेरे लिए मीठी वाली बनाना स्वीट पानी पूरी। तो समझो पानी पूरी वाला तो एक ही है, और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से वो अलग अलग जात की पानी पूरी बना रहा है। तो यानी यहाँ पर ये रणवीर और दीपिका क्या दे रहे हैं, पानी पूरी वाले को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं कि तुम ऐसे इसे करो। तो जो फाइनेंस कमीशन बना, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर को जो ठीक लगा वो आदमी को उन्होंने फाइनेंस कमीशन का बॉस बनाया, लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिक्स के अंदर कि सारे डिसीजन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट के साइन से। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि मुझे कैसी पानी पूरी चाहिए, मतलब जो रिपोर्ट है आपका उसका टेस्ट क्या होना चाहिए, उसमें किस दिशा में बातें जानी चाहिए, वो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को बताएंगे, फाइनेंस कमीशन ऐसे स्टाइल में रिपोर्ट बनाएगा। तो इसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। आपको प्रेसिडेंट ने दिया मतलब समझो पीएम और मिनिस्टर्स ने सोच के दिया, परंतु बोलने की बात है कि प्रेसिडेंट ने दिया है। तो प्रेसिडेंट कहे उस स्वाद की पानी पूरी फाइनेंस कमीशन ने मतलब रिपोर्ट तैयार करता है। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोला गया पहला कि 1971 का सेंसस मत यूज करना, 2011 का यूज करना। सेंसस मतलब हर 10 साल पे जो जनगणना होती है। तो अब क्या साउथ के स्टेट नाराज हो जाएंगे कि भाई 1971 में यूपी की आबादी के मुकाबले हमारा जो प्रोपोर्शन था अभी यूपी की बहुत बढ़ गई, हमारी तो कम हो गई, हमको अन्याय हो जाएगा। हालांकि अन्याय होने नहीं दिया, हमने देखा टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से उनको भी पैसा दिया है, पर जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आते हैं इनको बहुत चिंता थी। दूसरा बोला गया कि न्यू इंडिया 2022 की विजन अपने दिमाग में रखना। अभी न्यू इंडिया 2022 की विजन क्या, जो मोदी जी सब बात करते हैं कि स्वच्छ भारत है वगैरह, इस कारण से आप पाएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे वो बहुत सारा टाइड ग्रांट्स दिया गया है। लेट मी गो बैक। क्या कहते हैं, पंचायतों को 2 लाख करोड़ दिया और उसमें 60% तो टाइड है वाटर सैनिटेशन, क्यों स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट बनाओ योजना लगाओ तुम। इस कारण से स्टेट्स नाराज हैं कि हमारे लिए ये चीज इतनी प्रायोरिटी नहीं है तो क्यों थोप रहे हो हमें। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा थोड़ी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सीधा पैसा दे दो, हमारी मर्जी हमको उसका जो करना। तीसरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया कि यूनियन को डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, तो उसका ध्यान रखना। इस कारण से फाइनेंस कमीशन ने, मैंने जो आपको बताया फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, स्टेट को पैसा देना, इस बार फाइनेंस कमीशन ने यूनियन को भी पैसा दिलवाया कि डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी का एक फंड बनाओ, 2 लाख करोड़ रुपए उसमें रखो। इस कारण से भी स्टेट्स की नाराजगी कि भाई हमको मिलना चाहिए, तुम इसको क्या दे रहे हो, तो सलमान का पैसा सलमान के पास, तो फिर सोहेल और अरबाज क्या करेंगे। तो ये सबके चलते स्टेट्स को मजा नहीं आ रहा था। फिर प्रेसिडेंट ने बोला फाइनेंस कमीशन को कि देखो तुम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रखना, कि अगर 100 रुपए रोड बनाने के दे रहे हैं तो 80 रुपीज सीधा देना, बाकी 20 ऐसा कि पुराना कितना रोड कंप्लीट हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है उस हिसाब से रिलीज होगा। तो अगेन स्टेट्स को मजा नहीं आएगा कि ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड सब मत दो, हमको सीधा दे दो। फिर ये सारी चीजें हम लोग मेंस में और समझेंगे। बात ऐसी है कि 15 फाइनेंस कमीशन को बहुत ज्यादा टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए थे, उस कारण से स्टेट्स में काफी नाराजगी थी कि भाई ये भी वो भी इतना सब क्यों डाले हो, हमारा इसमें फायदा नहीं है। फिर जो भी गिले शिकवे रहे होंगे, तो जो 16 फाइनेंस कमीशन बना अरविंद पनागरिया, उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत कम दिया कि सीधा तुम बोला ठीक है पंचायती बॉडी और टैक्स डेवल्यूशन, ज्यादा यहाँ इनको ये सब तोछेबाजी में गए नहीं है ताकि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा नाराज नहीं रहे। तो इस कारण से कंपैरेटिव टेबल दिया है, कुल मिलाकर बात ये 16 फाइनेंस कमीशन को बहुत ज्यादा टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं दिया। इसमें भी हर एक चीज एक्जेक्टली सब याद रखने की जरूरत नहीं, पर जब आप मेंस में लिख रहे हैं तो पता नहीं कि यूनियन और स्टेट का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें ऐसी सब चीजें जब हो जाती हैं तो रिश्ते खराब होते हैं। और भी हम लोग पढ़ेंगे, पर वो मेंस के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो वी आर डन विद द कंपोजिशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन ग्रांटी नीड। इसके बाद कुछ और मुद्दे बनते हैं जो मेंस में मैंने शिफ्ट कर दिया, अभी नहीं पढ़े। ये जो फाइनेंस कमीशन है 5-5 साल पे बनता है, इलेक्शन भी 5-5 साल पे होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो रोज काम करता है, ऐसा तो नहीं अभी बना फिर 5 साल बाद बनेगा। लेकिन फाइनेंस कमीशन ऐसा नहीं, रिपोर्ट देने के बाद उसकी ऑफिस बंद, उसका परमानेंट स्टेटस नहीं है। तो क्या इसे परमानेंट स्टेटस देना चाहिए, वो सब मेंस के मुद्दे मेंस में देखेंगे। फिर जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी बेसिक तो हमें पता ही है, पर मेंस में और समझ लेंगे। अब इसके बाद मुद्दा बनता है नीति आयोग, थोड़ी बहुत चीज पढ़नी है, 5-10 मिनट पढ़ते हैं फिर देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन हम 1 घंटे से पढ़े, संविधान में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो कि 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना बनाता था, फिर मोदी सरकार ने इसको बंद कर दिया, उसकी जगह बनाई नीति आयोग। ये सब हम लोग पिलर 4 में जीडीपी के साथ समझेंगे। ये तो अभी के लिए तो जानना इतना है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कानून से नहीं बने, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया जब से ये है तो ये है। अब यहाँ पर इनका बेसिक जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया है, वो खुद से देख लेना। आपको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अपन पिलर 4 में आराम से पढ़ेंगे। अभी वो पंचायत करे तो भी उधर वापस से करनी है कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है वगैरह, तो मैं इसमें जाने रहा। ये ऐसी बात है क्रिस्टोफर नोलन का मूवी है कि वो खत्म हो जाए फिर आप जब रिवाइज करेंगे तब आपको ज्यादा लाइट होगी कि अच्छा ऐसा भी था। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, स्टेट्स को पैसा दिलवाया, फिर यूनियन का पैसा बचा उसमें से ग्रांट्स का कुछ पैसा दिलवाया, ये काम होता था। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फसल बीमा योजना, ये सब फाइनेंस कमीशन नहीं देखता, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण वो तय करे कौन से स्टेट को कितना पैसा देना योजनाओं का। पहले जब प्लानिंग कमीशन था तो सिस्टम थोड़ी अलग थी कि टैक्स डेवल्यूशन फाइनेंस कमीशन तय करता था, ग्रांट्स का पैसा भी फाइनेंस कमीशन दे, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी ग्रांट्स थी जो प्लानिंग कमीशन देता था। और ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो जैसे इंदिरा आवास योजना वगैरह, उसमें हर एक स्टेट को कितना पैसा जाए वो भी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग तय करता था। हालांकि अब तो योजना बंद हो गया, तो वो सब कौन देखता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्लानिंग कमीशन गॉन, नाउ दोस थिंग्स आर टेकन आफ्टर लुक्ड आफ्टर बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्लानिंग कमीशन इज गॉन। कहते जो प्लानिंग कमीशन है वो मैंने आपको पता है वो भी कुछ ग्रांट्स का पैसा स्टेट्स को देता था कि अलग अलग जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके जमाने में इंदिरा आवास योजना थी तो स्टेट को कितना पैसा मिले,
ठीक है, आप समझो हर एक स्टेट में कितने गरीब हैं, उनको कितने मकान चाहिए, तो केरला में कम लोग होंगे तो उनको कम मकान चाहिए, इंदिरा आवास योजना का कम पैसा केरला को मिले, उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिले, ये सब होता होगा। दूसरा, जैसे यूनियन के उस जमाने में 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना थी, उसी तरह स्टेट्स के भी अपने 5 ईयर प्लान्स थे। तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को स्टेट के 5 ईयर प्लान के लिए भी पैसा देती थी, ग्रांट्स में पैसा देती थी। तो वैसा हर एक ग्रांट का पैसा जाएगा, तो अगेन सेम क्वेश्चन, बिहार को कितना मिले, यूपी को कितना मिले। तो प्लानिंग कमीशन की एक फॉर्मूला थी, उसका नाम था गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला में क्या होगा, जो ब्रेक से पहले हमने समझा उसी फॉर्मूला होगी कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा पैसा दो, जिधर गरीबी ज्यादा उसको पैसा दो, जहां पर आतंकवाद नक्सलवाद ज्यादा उसको ज्यादा पैसा दो, ऐसी सब वो फॉर्मूला होगी। एक्जेक्टली क्या फॉर्मूला थी विल नॉट वेस्ट टाइम, पर हाँ ऐसी कोई चीज थी। बट दैट वाज प्लानिंग कमीशन, दैट वाज नॉट फाइनेंस कमीशन। अब जो उसकी जगह बन गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग फुल फॉर्म याद रखना है। तो समझो प्लानिंग कमीशन इज गॉन, उसकी जगह आ गया है नीति आयोग। नीति आयोग ये सब पैसों का क्या एलोकेशन होना चाहिए वो देखता है नहीं, वो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री को छोड़ दिया है। नीति आयोग का काम क्या है, पॉलिसी डिजाइन, स्कीम के सजेशन, अलग अलग बहुत सारी इंडेक्स रिपोर्ट बनाओ, ये सब वो काम करता है, जो पिलर 4 में हम लोग देखेंगे। अब प्रश्न होता है तो फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ऐसा नॉर्थ ईस्ट के 8 है, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स और 7 नहीं 8 गिने, आप गिनेंगे 8। फिर कुछ हिमालयन स्टेट, उसमें उत्तराखंड था, हिमाचल प्रदेश था, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जानते हैं वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है आफ्टर रिमूवल ऑफ 370। और तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश पूरा था, उसका फिर बंटवारा हो गया, तो तेलंगाना जब अलग हुआ तो उसका कुछ कानून है, उसमें लिखा था कि तेलंगाना भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना जाएगा। तो ये सब हो गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यहाँ पर क्या फायदा दिया जाता है, मान लीजिए टाटा अदानी अंबानी यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, तो यूनियन गवर्नमेंट अपना जो भी उस पर एक्साइज या कॉर्पोरेशन टैक्स या जो टैक्स लगते होंगे उसमें कुछ माफी देगा। जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होगी, जैसे फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पाटला हेल्थ इंश्योरेंस, इसका 100 रुपये का खर्चा हो तो बाकी ऐसा हो कि 60-40 रेशियो में यूनियन 60 देगा, उत्तर प्रदेश 40 दे। इधर ऐसा होगा कि नहीं 90-10, यूनियन 90 रुपीज देगा, स्टेट ने 10 रुपये देना है। उसी तरह फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन, उनकी जो भी फॉर्मूला होगी पैसा अलॉट करने की, उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बोल के उनको एक्स्ट्रा वेटेज देगा। आप कहते हो कि तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट बन जाने में मजा है, हमारे स्टेट को भी ये स्टेटस दे दो। इसकी कुछ शर्तें हैं भाई। शर्तें ये है कि एक तो पॉपुलेशन कम हो, स्टेट का खुद का पब्लिक फाइनेंस वाइबल ना हो, मतलब पैसों के मानते चलो, जैसे मणिपुर में आप जानते हैं ब्लॉकेट चलती रहती है, तो बाहर से सामान जा नहीं सकता, तो उधर बिक नहीं सकता, तो क्या एसजीएसटी वो कलेक्ट कर लेंगे, या बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो तो क्या टैक्स कलेक्ट करेंगे। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, हिली डिफिकल्ट टेरेन हो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, मतलब जैसे अरुणाचल, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो ऐसे स्टेट्स को दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और उनको ये सब फायदे मिलते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो मोदी सरकार है उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे आए, तो उन्होंने हमेशा एक बात को आगे चलाया कि देखो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इनको टक भर के पैसा दिया गया है आज़ादी के बाद, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ढंग से काम हुआ नहीं है, करप्शन है, पॉवर्टी है, माइनिंग माफिया है, नक्सलवादी है। तो ये सब एड कर्स मतलब आपको मुफ्त में पैसा मिले और आप काम करना, मेहनत करना छोड़ दो, ऐसा एड कर्स है। इन द सेंस आप पाएंगे अलग अलग स्टेट्स आजकल क्या करते हैं कि जैसे इन्वेस्टर समिट वेस्ट बंगाल करेगा, गुजरात करेगा, यूपी करेगा, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टर ये सब मेहनत करे। ऐसा आप पाएंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में इतने साल तक उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको पता था भाई इन्वेस्ट यानी आगे फैक्ट्री लगाने क्या फर्क पड़ता है, हमको पैसा मिल जाना है। तो ये जो आपको मुफ्त में सब एड मिल जाए तो वो अभिशाप बन जाता है, स्टेट मशीनरी पॉलिटिशियंस वो मेहनत नहीं करते। रिसोर्स कर्स, जैसे जिन स्टेट्स के अंदर माइनिंग रिसोर्सेज ज्यादा है वहां पर आप पाएंगे कि करप्शन ज्यादा होता है, नक्सलाइट माफिया का आतंक ज्यादा होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद 14 फाइनेंस कमीशन, उसने कहा कि देखो हमारी फॉर्मूला में स्पेशल कैटेगरी स्टेट को कोई वेटेज नहीं है। लेट मी गो बैक एंड शो यू 14 फाइनेंस कमीशन की फॉर्मूला क्या थी। इनकम, पॉपुलेशन, 2011 की पॉपुलेशन, एरिया एंड फॉरेस्ट का, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का तो नाम ही नहीं लिया है। उसी तरह जो 15 फाइनेंस कमीशन की भी फॉर्मूला क्या, इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक, परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के नाम पे कोई एक्स्ट्रा पैसा मिले, कुछ एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला में वेटेज मिले, वो सब सिस्टम तो बंद हो गई है। तो ना 14 ने कुछ दिया, ना 15 ने कुछ दिया। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है कि ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करे, उसमें वो चाहे तो 90-10 रेशियो में ज्यादा पैसा दे दे, वो यूनियन की अपनी मर्जी, बाकी फाइनेंस कमीशन ने तो छोड़ दिया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये शब्द गैर कानूनी नहीं है, वो बोला जा सकता है, यूनियन उनको पैसा भी देता है ना, ये सब फसल बीमा, जन आरोग्य योजना वगैरह में 90-10 के रेशियो में। यूजुअली जब भी इलेक्शन करीब आए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डिमांड बढ़ जाती है कि बिहार को ये दर्जा मिले, वेस्ट बंगाल को मिले, तो कि यूनियन ये देगा नहीं तो फिर ये एंटी बिहार के सरकार वगैरह वगैरह वो चलते रहे। तो बेसिक आइडिया हमने जान लिया, उसके बाद जितनी कॉलम चले जिस तो उसका यही है। हमने पाया कि कैसे फिस्कल इंबैलेंस कब होता है, इनकम आपकी 200 है लेकिन उधारी के पैसे जो चुकाने डेट ऑब्लिगेशन 500 है, इस कारण से स्टेट्स ने यूनियन पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इसको हमने कहा वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंस। और इसके कारण भी मैंने आपको शुरू में बता दिया कि यूनियन का टैक्स पावर ज्यादा है, टैक्स सरचार्ज का पैसा यूनियन स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता है, और भी कारण हैंड आउट में दिए हैं, बाकी ये मुद्दा असल में मेंस का है, तो मेंस के लेक्चर्स में देखेंगे। इसके आसपास 2 रिपोर्ट भी आ गए। नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 ऐसा रिपोर्ट निकाला है, पहले कभी नहीं निकाला था, पहली बार निकाला है। तो इसमें आपको क्या लगता है, रेड कलर में पंजाब दिख रहा है मतलब उनका स्टेट फाइनेंस ठीक नहीं है, उधारी बहुत ज्यादा है, टैक्स कलेक्शन कम है वगैरह वगैरह, ऐसी सब बातें। पर ये भी समझो मेंस का मुद्दा ज्यादा है, प्रीलिम में तो अच्छा इसने रिपोर्ट बनाया, कौन टॉप परफॉर्मर, ये सब वो हैंड आउट में दिया, देख लेना। ऐसा पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक और रिपोर्ट रिलीज करवाया, डेवोल्यूशन इंडेक्स। राज्य सरकार ने पंचायती बॉडीज को कितना पावर ट्रांसफर किया, कितना पैसा ट्रांसफर किया, उसके हिसाब से आप रिपोर्ट रैंकिंग दो, कर्नाटक, केरला वगैरह को अच्छे नंबर मिले, ये भी आपके हैंड आउट में दिया, देख लेना। तो 2 रिपोर्ट्स आर डन। बाकी जीएसटी काउंसिल फाइनेंस में वो सब और मुद्दे जो मेंस में देखने, मेंस में हम देखेंगे। तो यहाँ हमारे हैंडआउट का एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब उसके बाद का पार्ट है टैक्स की चोरी, तो वो सब हम करेंगे बट आफ्टर ब्रेक, सो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन कैन हेयर में देख सकते हैं, सबके ऊपर वोट करें। अमर, मयंक, अर्जुन, प्रभात, छवि, मैंने आंसर जस्ट मूव फॉरवर्ड। देखिए, फाइनेंस कमीशन खत्म। अब आज और कल आगे जो पढ़ना है वो है टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। हर साल सवाल नहीं आते, कुछ साल आते हैं तो नॉर्मली वन लाइनर होते हैं एंड नॉर्मली इजी और सॉल्वेबल होते हैं, इसलिए हम दमखम लगा रहे हैं। टैक्स प्लानिंग, आप ओल्ड पेंशन स्कीम याद, ओल्ड पेंशन नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम याद करो कि उसमें आप ये एलआईसी में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, एनपीएस पेंशन स्कीम के अंदर आप 50,000 इन्वेस्ट कर दो, तो ये सब आपका टैक्स में से माफ है। तो ये सबको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। ये लीगल है, एथिकल है, क्योंकि सरकार ने खुद ही बोला है भाई तुम ये कर सकते हो। तो टैक्स प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज नॉट इलीगल, ओपीएस नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम होना चाहिए। पर कर चोरी करना वो इलीगल चीज़ है। मान लीजिए आपने बंगला किसी से खरीदा, अब जब भी आप मकान खरीदते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, प्रॉपर्टी टैक्स दो, स्टैम्प ड्यूटी भरो। और ये भाई साहब, मान लो ये बंगला 2 करोड़ में खरीदा था, 5 करोड़ में बेच रहे हैं, यानी कि इनका 3 करोड़ का प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट पे आप जानते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, सीजीटी लगता है, हम प्लास्टिक सब पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों लोग ये सोचें कि देखो इतना टैक्स क्यों बनना है। अगर हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है तो बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो ऐसा बोलते हैं 50 लाख की है, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, ताकि हमें कम टैक्स भरना पड़े। तो ये है टैक्स इवेजन, व्हेन यू आर हाइडिंग और अंडर रिपोर्टिंग द इनकम और ट्रांजैक्शंस दैट आर टैक्सेबल। पापा ने बेटे को या बेटी को 5 रुपए दिए पॉकेट मनी, तो वो तो इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं बताएगा, लेकिन वो ब्लैक मनी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी समझो पापा की सैलरी में टीडीएस और इनकम टैक्स कट ही चुका है, तो उसके बाद वो जो करे उनकी मर्जी, नीचे वाला ट्रांजैक्शन वो टैक्सेबल होगा नहीं फिर, जब बच्चे को पॉकेट मनी दिया। पर ऐसे ट्रांजैक्शन जिस पर टैक्स लग सकता है, आप छुपाते हैं, अंडर रिपोर्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। एक और एग्जांपल, कायदे से कोचिंग की फी भरो तो फी के ऊपर 18% जीएसटी है, लेकिन फिर कोचिंग वाला ये सोचे कि देखो ऐसे में जीएसटी भी इसका आगे बता दूंगा तो सरकार को पता चल जाएगा मेरी टोटल इनकम क्या है, तो वो तो इनकम टैक्स भी मांगने आ जाएंगे। इस कारण से तेरी भी चुप मेरी भी चुप, बच्चों तुम मुझे कैश में पैसा दे दो ताकि तुमको जीएसटी नहीं भरना पड़े, और मैं कैश में ले लूं ताकि मुझे आगे इनकम टैक्स नहीं भरना पड़े। तो दिस इज ऑल्सो टैक्स इवेजन। अब स्वाभाविक है ऐसा सब पैसा आ जाएगा, बैंक में जमा नहीं कर सकते वरना फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ आधार कार्ड और पान कार्ड सब लिंक करके वो चेक करते हैं। तो घर पे रखना चाहिए, और फिर घर पे आग लग गई तो अलावा ट्रांसफर हो जाए, डर लगता है, तो क्या करना चाहिए, गोल्ड खरीद लेना चाहिए, कुछ गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। तो ये सब जब आप करते हैं तो जो इकोनॉमी आपके ब्लैक मनी से चल रही है उसे आप क्या कहेंगे, पैरेलल इकोनॉमी, समांतर अर्थव्यवस्था जो ब्लैक मनी पर चलती है। ब्लैक मनी क्या है, ऐसा काला धन, मतलब बेसिकली व्हाइट मनी वो नहीं, आपने रिपोर्ट नहीं किया, वो सब ब्लैक मनी। प्रश्न तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। लॉन्ड्रिंग आप समझते हैं कपड़े धोना, तो अगर मेरे पास ब्लैक मनी है उसको मैं व्हाइट करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइट डिटर्जेंट से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ। बात ऐसी है, मान लो दाऊद इब्राहिम के पास एक्सटॉर्शन, नारकोटिक, दारू, जुआ, जो भी 2 नंबर के काम करके पैसे कमाए, अब वो ऐसे 50 करोड़ सीधा बैंक में जमा कर दे या उसका म्यूचुअल फंड खरीद ले, तो इन सब जगह पर आपको अपना पान कार्ड, आधार कार्ड सब वो तो मांगते हैं, तो फिर पकड़े जाएंगे। तो दाऊद ये सोचे कि देखो सीधा मैं अगर बैंक में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मैं ये करता हूँ कि एक रेस्टोरेंट या सिनेमा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खोल देता हूँ, एंड फोन ही, मतलब असल में करना कुछ नहीं, बस कागज पे दिखाने के लिए, और मेरे जो भी 2 नंबर के काम से मुझे 50 करोड़ आते हैं, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट की, सिनेमा की इतनी इनकम है। और फिर उस रेस्टोरेंट के नाम पे आप, क्योंकि आप जानते हैं आपने रेस्टोरेंट मान लो कंपनी के रूप में रजिस्टर किया है, तो इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो उसके नाम का बैंक अकाउंट हो सकता है, उसके नाम का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिर उधर से वो पैसा जाए तो हम रडार में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर तो बोल सकते हैं ये तो सब इज्जत से, ईमानदारी से हमने रेस्टोरेंट और सिनेमा के धंधे से कमाया। तो ये क्या हुआ, उसका जो ब्लैक का पैसा था वो उसने व्हाइट कर दिया, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यही कारण है कि आप याद करो पुराने जमाने में मूवीज के अंदर अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा क्यों लगता था, क्योंकि मूवी में आपने कितने टिकट बेचे, असल में कस्टमर आके सिनेमा में था कि नहीं वो सब चेक करना मुश्किल है, तो उधर तो कुछ भी आप बिजनेस दिखा सकते हो, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और फिर अपना ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाए। अब ऐसा ये ब्लैक मनी से लड़ने के लिए क्या किया जाए, पेरिस में एक संस्था बनती है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फुल फॉर्म याद रखना है। वो अलग अलग देशों की लिस्ट बनाते हैं, व्हाइट लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट में ऐसे देश आएंगे, 2 देश हैं, एक तो ईरान होगा और एक है नॉर्थ कोरिया। वो ब्लैक लिस्ट मतलब वो टोटल ऐसे जिनको भी 2 नंबर के काम करने हैं, ब्लैक का पैसा व्हाइट करना है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, उसमें उनकी स्टेट मशीनरी ही ऐसे क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को मदद करती है, तो उनको डाला जाता है ब्लैक लिस्ट में, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में। इसका अंजाम क्या होगा, उसके बाद बाकी जितने मेंबर कंट्री है, मान लो यूएसए, तो यूएसए का कोई म्यूचुअल फंड या एनबीएफसी वाला, मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमैन सैक्स या बैंक ऑफ अमेरिका, वो लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इनके साथ जुड़ी कंपनियों को लोन नहीं देंगे वगैरह। वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनेंस जल्दी अप्रूव नहीं करेगा, तो बहुत सारी आपकी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। इस कारण से जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, वो रुक जाता है। तो दैट इज ब्लैक लिस्ट, मतलब वो तो मतलब टोटल कोऑपरेशन नहीं करे। उसके ऊपर होता है ग्रे लिस्ट, जैसे यमन, एक जमाने में पाकिस्तान भी था, बाद में हटाया गया। ग्रे लिस्ट कंट्री ऐसे हैं कि वो नाटक करते हैं कि हम तो टेरर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में 2 नंबर के काम करते हो, जैसा पाकिस्तान ने कई साल तक किया। फिर भारत ने अपना पूरा डिप्लोमेटिक पुरजोर लगा दिया, तो पाकिस्तान लाइन पे आया, तो कई सालों बाद उसको ग्रे लिस्ट से हटा के व्हाइट लिस्ट में डाला था। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, ये सब असल रोल होता है कि कंटीन्यूअस प्रेशर बना के रखे। इस कारण से आप पाएंगे पिछले कई वर्षों के मुकाबले टेरर अटैक कम होते हैं, पाकिस्तान कम दादागिरी करता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्वाभाविक पैसा नहीं है, तो जो भी आपका पावर है वो चला जाता है। तो वी लर्न अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग।
अब इसकी संस्थाएं कौन कौन सी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब टॉपिक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सब टॉपिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय। इसके मेन तो दो काम है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो थर्ड पिलर में देखेंगे। फीमा एक्ट क्या है? बेसिकली आप इंडिया से एक अमाउंट से ज्यादा पैसा बाहर नहीं ले जा सकते, बाहर से एक अमाउंट से ज्यादा पैसा भारत में नहीं ला सकते, करेंगे तो फिर डरे जाएंगे। वो फीमा एक्ट है, वो असल में क्या है थर्ड पिलर में देखेंगे। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मैंने आपको बताया ब्लैक का पैसा व्हाइट करना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी ये मेन संस्था है, तो दैट इज ईडी। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका बेसिक कुछ मैं आपको बताता हूँ, बाकी मेंस में मेंस पेपर से इंटरनल सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग वो अलग से टॉपिक है, तो मेंस के कोर्सेज या अकेडमी की बुकलेट या बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो फ्री पीडीएफ अपलोड किया, या अमेज़न पे जो सबसे सस्ती किताब मिल जाए उसमें से कुछ भी एक लेके 50 पेज होते हैं, देख लेना। उससे ज्यादा वो रिपीटेटिव सवाल आते हैं उसमें, और आप एक का टाइटल रिस्पॉन्ड करने बैठोगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी। क्या बेसिक मैं आपको बताऊं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या है? ब्लैक का पैसा जो व्हाइट करेगा उसको डरा जाएगा। साल याद रखने 2002 में ये बना। अब यहाँ पर मेन कौन काम देखता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनकी अलग कोर्ट होती है, उसके 3 लेवल जो भी होंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब समझो उसका अलग जगह अलग कोर्ट होगी। उधर आपको जमानत नहीं मिली तो जाओ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अपीलेट ट्रिब्यूनल, उधर भी नहीं मिला तो तीसरे लेवल पे हाई कोर्ट में जाना पड़े। ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसमें अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर, जैसे ये जो आरबीआई सेबी वगैरह है, इनको बोला गया कि आप भी सब टाइट रखो। तो जैसे आरबीआई ने बनाया केवाईसी नॉर्म, नो योर कस्टमर, तो किधर भी हम उठा के खाता नहीं खोल सकते बैंक अकाउंट, हमें आधार कार्ड, पान कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ सब देना पड़ता है। उसके अलावा और भी चीजें होती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, कि मान लो कोई अचानक से 50 लाख रुपए डालता है निकालता है, तो वो सब बैंकर ने आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा, आरबीआई वाले जाके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और बाकी संस्थाओं को रिपोर्ट करेंगे। ऐसे सब रूल्स रेगुलेशन आरबीआई ने बनाए। तो अब के बैंक वाले कुछ तो 2 नंबर का काम करेंगे। जैसे एक बार कोबरा पोस्ट नाम का एक ऑनलाइन जर्नलिस्ट था या वेबसाइट था, उसने पाया आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब लोग आप पान कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं दो तो भी फर्जी में सब आपका खाता खोल के ब्लैक का पैसा व्हाइट करने में मदद करते थे, फिर आरबीआई ने इनको सजा की थी। ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें आरबीआई ने बैंकों को बोला तुम रिपोर्ट दो। उसी तरह ये जो म्यूचुअल फंड शेयर ब्रोकर है उनको सेबी ने बोला होगा कि तुम हमको सारे रिपोर्ट दो। तो बिटकॉइन खरीदने किधर जाना है? अलग अलग वेबसाइट है क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे यूनो कॉइन वेबसाइट है। तो सरकार ने बोला इन पर भी पीएमएलए के कानून लागू होंगे, मतलब इन सब वेबसाइट से आपको कुछ बिटकॉइन खरीदना बेचना है तो केवाईसी करना पड़ेगा, सब अपना पान कार्ड, आधार कार्ड सब देना पड़ेगा। अगर इन वेबसाइट के मालिकों को कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगे कि अचानक से 50 लाख डाला निकाला, तो उन्होंने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह को सूचित करना होगा, नोटिफाई करना होगा। अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आप जानते हो काफी समय से ये कुछ ना कुछ इसके विवाद में कि ऑपोजिशन लीडर को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। हम उसमें नहीं जा रहे, हमें जो बेसिक समझना है एमसीक्यू के लिए देख लेते हैं। एक चीज होती है बर्डन ऑफ प्रूफ। मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हो गया, तो जो अक्यूज पर्सन है क्या उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं बेगुनाह हूं? उससे ज्यादा सरकारी वकील की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, कि सरकारी वकील ने साबित करना होगा कि भाई उस दिन जो गाड़ी चली वो तुम्हारी थी, उसमें तुम चला रहे थे, तुमने इतना दारू पिया था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। दिस इज द नॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉ। अब जैसे निठारी में कुछ बहुत सारे बच्चों को मार दिया था, बहुत कंकाल मिले थे, 2 लोगों को पकड़ा गया था, फिर इनको मृत्युदंड भी होता फिर छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? क्योंकि सरकारी वकील बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सके कि इन लोगों ने हत्या की। इनको ऐसा साबित नहीं करना था कि हमने हत्या की है कि नहीं की, तुम साबित करो हमने किया था, तो सरकारी वकील नहीं कर पाते, इनको छोड़ दिया। तो ये हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ। तो फिर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? कि जब जो अक्यूज्ड पर्सन है उसने खुद सबूत का उल्टा बोझ उसके ऊपर हो, कि वो खुद से कि मैं दूध का दूल्हा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा कुछ कानून ऐसे उसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि जैसे एक था टाडा एक्ट, वो संजय दत्त को जिसमें अरेस्ट किया था वो टाडा एक्ट। फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अरेस्ट किया था वो एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। फिर राहुल गांधी पर भी केस चला नेशनल हेराल्ड वाला, वो भी पीएमएलए केस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये जो कुछ मैं कानून आपको बताएं, ये इसमें ऐसा है कि सबूत का उल्टा बोझ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। यानी जो अक्यूज पर्सन है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि ये साबित करे, तब जाके उसकी बेल होगी, वरना उसको लंबे समय तक बेल उसकी होती नहीं है। अब जो ये कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि जिसमें ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के खिलाफ लड़ने का कानून है, ओरिजिनली इसमें ऐसा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे था। लेकिन बाद में सरकार की इच्छा हुई कानून को थोड़ा अपडेट करते हैं और इसमें भी ये टाडा एक्ट और एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग वाला एक्ट ऐसा सब बना देते हैं। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कि आरोपी पर सब हो कि वो साबित करे उसने नहीं किया है। ऐसा 2015 टू 19 में सरकार ने अमेंडमेंट की कोशिश की और उस पर काफी धमाल हुई, क्योंकि स्वाभाविक है जो सब क्रिटिक्स होंगे कहेंगे ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, हमको जबरदस्ती जेल में फिट किया जाता है वगैरह। अब आप समझो कोई भी कानून उसको अपडेट करना है, आपको अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, संशोधन विधेयक, और वो पास करना पड़ेगा। राज्यसभा में पास करो, लोकसभा में पास करो। बीजेपी सरकार को दिक्कत कब आएगी कि लोकसभा में तो मेजोरिटी है लेकिन कुछ बार राज्यसभा में फुल मेजोरिटी उनकी नहीं होती। तो अगर वो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सीधा अमेंड करने जाएंगे तो कुछ बार ये होगा कि राज्यसभा में पास नहीं हो पाए। तो समझिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कहूँ ये सिंगदाना है, पीनट्स है। तो पीनट्स जो है उसको राज्यसभा वाला रिजेक्ट कर दे तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन आप याद करो अगर टैक्स के रिलेटेड कोई चीज है, लोन रिलेटेड कोई चीज है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा खर्च करने की चीज है, तो इसके वास्ते बनते हैं फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, और ये सब हम कहते हैं मनी बिल है। और ये मनी बिल का क्या मजा है कि लोकसभा में पास कर दिया तो बात खत्म, राज्यसभा उसमें कुछ कर नहीं सकती, 14 दिन डिस्कशन करे और वो सजेशन दे, पर इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय राज्यसभा। तो समझो ये एकदम मीठी चॉकलेट है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बिल अगर हम साबित कर दें कि मनी बिल है तो फिर तो मौजी मौजे राज्यसभा को टांग नहीं आ सकते। नाउ कम्स द प्रॉब्लम, चॉकलेट तो सीधा पास हो जाएगा, सिंगदाना सीधा पास नहीं होगा। तो गवर्नमेंट फिर रास्ता क्या निकाले कि ये जो सिंगदाना है पीनट्स है इसको हम लोग चॉकलेट में मिक्स कर देते हैं ना, निकर्स बना देते हैं या 5 स्टार कैंडी बना देते हैं, फिर तो राज्यसभा टांग नहीं आ सकती, लोकसभा में पास कर दिया कि तो चॉकलेट है। तो इस कारण से कोर्ट में केस चलते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो अलग से पास होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट क्या करते हैं ये सब टैक्स के साथ जुड़ा है, इसलिए फाइनेंस बिल का हिस्सा है, इसलिए मनी बिल है, इसलिए राज्यसभा बोल नहीं सकते हम सीधा ऐसे पास कर देंगे। तो इसका अलग अलग टाइम पे कोर्ट में केस चलता है क्या कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ ठीक है कि नहीं, और ये अमेंडमेंट किया वो तरीका ठीक है कि नहीं, जो आपने पीनट्स और चॉकलेट मिक्स करके 5 स्टार कैंडी या स्निकर्स कैंडी बना दिया। इस पे हम और नहीं जा रहे हैं वरना पॉलिटी का मुद्दा हो जाए, पॉलिटी में जान लेना सुप्रीम कोर्ट का और सब क्या फाइनल आया था, और वो भी प्रीलिम्स में तो कम ही काम का है, मेंस में ज्यादा काम का है। इसको आप और व्यापक देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मोरालिटी क्या नैतिकता, हर चीज का कानून नहीं होना चाहिए, वो मोरालिटी अपनी होनी चाहिए, ये सड़क पे थूकना गलत बात है, कानून हो कि नहीं हो। तो उसी तरह मनी बिल को जल्दी पास किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, पर उसका फिर दुरुपयोग भी नहीं करना, वो मोरालिटी पार्टी में होनी चाहिए, गवर्नमेंट में होनी चाहिए। तो ये सब ऐसी बड़ी चीज बनती है समझो, जब आपको मीन्स के जवाब मीन्स पेपर 2 में लिखने निबंध में लिखने। नाउ ब्लैक मनी की हम बात कर रहे थे, भारत के अंदर तो चलो हम लोग ट्रैक कर लेंगे ये सब आधार कार्ड, पान कार्ड सब लिंक करवा के, पर किसी का दुबई में बंगला हो या ब्रिटेन के अंदर से उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो तो हम कैसे पकड़ेंगे? इस कारण से गवर्नमेंट ने 2015 में एक और कानून बनाया, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट, यूएफआई एक्ट।
आप भारत में रहते हैं, इंडियन रेसिडेंट है, तो विदेश में आपके जो इनकम और एसेट्स हैं कि दुबई में बंगला है उसका इतना रेंट आता है, ब्रिटेन के कंपनी कितने शेयर खरीदे उधर से इतना डिविडेंड आता है, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होगा। और ऐसी इनकम पर आपको 30% इनकम टैक्स मिलेगा, उस पे कोई डिडक्शन एग्जम्पशन रिबेट वो सब नहीं मिलेगा, वो कायदे से उस पे 30% सीधा टैक्स लग जाएगा। जो ये चीजें छुपाएगा उसको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। अभी कुछ रिपोर्ट आया था कि करीब 30,000 भारतीयों ने ये सब डिक्लेयर किया कि फॉरेन में भी हमारी प्रॉपर्टी और हम इतना उधर से लाखों करोड़ का हमारा इनकम है। पहले नहीं डिक्लेयर करते, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डरा होगा तभी डिक्लेयर करते हैं। बेनामी क्या है? मान लो कोई एक पॉलिटिशियन है और उसकी जो भी 10-20 लाख रुपए कुछ इनकम है और मैक्सिमम तो इनकम टैक्स कितना भरना है? 30%। नया सिस्टम देखो, पुराना सिस्टम मैक्सिमम स्लैब किया 30%। तो पॉलिटिशियन सोचे 30% इनकम टैक्स भरने में कोई दिक्कत है नहीं। मान लो पहले उन्होंने 10 लाख डिक्लेयर किया, 15 लाख डिक्लेयर किया, लेकिन फिर कहीं से उनके पास मान लो 50 लाख और एक्स्ट्रा आ जाए, जो भी अच्छा बुरा काम करके और 50 लाख आ गए, तो उस पे भी मैक्सिमम टैक्स कितना है? 30% इनकम टैक्स। पर तकलीफ ये है कि जब आप इलेक्शन चुनाव का नामांकन पत्र कैंडिडेसी फॉर्म भरते हैं तो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरी कितनी कमाई है, क्या टैक्स भरा वगैरह। तो अपोजिशन सवाल करेगा कि आपने पहले तो 10 लाख बोला था, अभी आपका 7 लाख कैसे हो गया? तो मतलब छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 लाख कहीं से आ गए मेरे पास, अपने नाम से गाड़ी बंगला कुछ खरीदूंगा, सब इलेक्शन फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? किसी रिलेटिव, फैमिली मेंबर के नाम पे, किसी स्टाफ में अपना जो भी माली है, ड्राइवर है उसके नाम पे, या किसी को राजेश खन्ना मर गया उसके नाम पे मैं खरीदूँ प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी है। तो बेनामी क्या है? जब बायर ऐसे कोई भूतिया व्यक्ति के नाम पे, किसी और व्यक्ति के नाम पे खरीदे चीजें क्योंकि उसे टैक्स अथॉरिटी से बचना है। इसका पुराना कानून था, वो ठीक से काम नहीं करा, 2016 में नया बनाया, उसके अंदर भी सब जेल और सजा हो सकती है। ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें मेन संस्था कौन है? तो इधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेन संस्था है। हालांकि जो केस चलते हैं वो कोर्ट वही वाली है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अर्जुड़ी गेटिंग अथॉरिटी, मतलब समझो कोई जज ही होगा पर उसको बोला तुम्हारा अलग कोर्ट है, उसमें जमानत नहीं हुई तो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उधर भी जमानत नहीं हो तो हाई कोर्ट है। तो लालू यादव की फैमिली की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है वो कौन सा कानून है? तो जब है वो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब तक हमने देखा ब्लैक मनी का क्या मतलब है, कुछ कानून देखे। इसके बाद का मुद्दा आता है कुछ सरेंडर स्कीम्स, और फिर पर वो एक ही फ्लो में पढ़ लेने सारी सरेंडर स्कीम्स एंड अदर थिंग्स। तो लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद निपटा देते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टर्मिंग वोटिंग लाइन के नीचे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू वोट करें। हमारे ऋषि प्रभात, अर्जुन, दिव्या, मयंक, चिराग एंड अदर्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने फाइनेंस कमीशन निपटा दिया, टैक्स इवेजन उसके अंदर मीनिंग एंड लॉस समझ लिए। अभी सरेंडर के लिए क्या है? देखिए, ये जो नक्सलवादी आतंकवादी है खुद से सरेंडर करे, अपना हथियार जमा कर दे तो उसको कम सजा होती है। बाद में सरकार लोन स्किल डेवलपमेंट ये सब करा के मुख्य धारा मेनस्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करती है। तो जो टैक्स चोरी करता है उसके लिए सरेंडर स्कीम है कि नहीं? देखिए, इज्जत से टैक्स भरते, इफ यू ऑनेस्टली पेड द इनकम टैक्स, तो मैक्सिमम कितना था? 30% इनकम टैक्स है, सरचार्ज बना था। अब जिसने नहीं जमा किया, मान लो कोई कोचिंग वाला है, कोई होटल वाला है, तो ब्लैक मनी उसके पास है, अब उसको डर लगता है कि मुझे ये लोग रेड कर लेंगे, मुझे जेल में पकड़ लेंगे, तो वो सरेंडर करना चाहता है। तो स्वाभाविक है उसको तो ज़्यादा ही 30% से ज़्यादा ही देना पड़ेगा क्योंकि वो लेट भर रहा है, उसने चोरी की थी। तो 5, 20, 30% मैक्सिमम स्लैब है, उसके ऊपर सरचार्ज, पेनल्टी ये सब चढ़े, बोल के आपके पास जितना ब्लैक मनी है उसका 45% आप सरकार में जमा कर दो तो फिर आपको हम छोड़ देंगे। ऐसी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम अलग अलग टाइम पे सरकार ने लॉन्च की। अब समझो ऐसी जो ये सरेंडर स्कीम्स होती हैं वो कैसा, कोई कोचिंग वाला है, होटल वाला है,
जिसने कोई बाकी कोई क्राइम नहीं किया, मर्डर या रॉबरी या ऐसा कुछ नहीं किया, उनके लिए दाऊद इब्राहिम ये कहे कि देखो मेरा तो सब पैसा मैं डिक्लेयर करने को दे, मुझे माफ कर दो, तो उसके वो सारे केस बंद नहीं होंगे, उसको लिए ये स्कीम्स नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अदर क्रिमिनल्स, मतलब जिसने सीरियस क्राइम नहीं किया है। प्रश्न पर वो नहीं भरे तो क्या वो खा लेंगे? देखिए आप खुद से सरेंडर करो तो जेल नहीं होगी, वो लोग पकड़ लेंगे तो जेल भी हो सकती है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद सरकार ऐसी योजना वापस लाती है। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम उसमें ऐसा था कि आपके पास जो भी ब्लैक मनी डिक्लेयर कर दो उस पर 30% टैक्स, उसके ऊपर 33% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस प्लस पेनल्टी, ये सब करके 50% आप अपना जो भी ब्लैक मनी है वो सरकार को दे दो, तो बाकी 50% आप खुद के पास रख सकते हैं। तो मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ थे ब्लैक मनी में, 50 करोड़ तो सरकार ने ले लिया टैक्स पेनल्टी बोल के, बाकी जो 50 करोड़ है उसके दो हिस्से गए, कुछ 25 करोड़ आपके पास रहेंगे, बाकी 25 करोड़ का समझो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा आरबीआई के अंदर, और फिर वो आरबीआई के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम 0% ब्याज पे फिक्स डिपॉजिट ऐसा आपका पैसा लॉक करा दे, ऐसी सब ये योजना थी। अब तो क्या ये सब है नहीं, मैंने इसलिए बताया कुछ बार ये न्यूज़पेपर कॉलम पुराना याद करते हैं कि ये सब होना चाहिए या ये सब था। तो ये स्कीम का नाम क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब देखो नाम का स्कीम के साथ कोई सेंस बन रहा है क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें प्रधानमंत्री टैक्स चोरों का ब्लैक मनी से गरीब कल्याण योजना, ऐसा हो तो मैं याद एग्जाम के लिए आसानी से रहे। तो जब आप लोग आईएएस बन जाए तो मेहरबानी करो फ्यूचर जनरेशन पे योजना का नाम ऐसा रखो कि वो नाम खुद में स्वयं स्पष्ट हो तो किसी को कोचिंग लेनी नहीं पड़े। आप जानते सर्विस टैक्स चला गया कोचिंग वगैरह पे लगता है, तो उसकी जगह जीएसटी लगता है। आप जानते एक्साइज ड्यूटी चली गई बिस्किट वगैरह पे, उसकी जगह लगता है जीएसटी। एक्साइज अब क्या वो पेट्रोल डीजल पे और दारू पे लगे उतना ही। तो ये सब के भी पुराने केस तो चल रहे होंगे ना, क्योंकि केस तो 10-15 साल तक चलेगा। तो सरकार एक बार योजना लेके आई, सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। लेगेसी मतलब क्या? विरासत। तो ये सर्विस और एक्साइज सब जो चला गया वो सब लेगेसी है, लेकिन उसके केस अभी तक चालू है। तो बिजनेसमैन मान ले कि मेरे से गलती हुई थी और सरकार उसको आधा माफ कर दे कि चलो तुम 100 रुपये नहीं 50 रुपये का टैक्स भर दो, तो केस खत्म करते हैं, कोर्ट से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा सबका विश्वास स्कीम अलग अलग टाइम पे सरकार ने चलाई है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स, मतलब जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह में। इसके अंदर 9 लाख करोड़ से ज्यादा के केस पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों रहते हैं? कि मान लो देवगन जो कि आईआरएस ऑफिसर है वो ताऊ जी के घर पे रेड करे, फिर ओके तुमने टैक्स नहीं भरा, टैक्स भरो, उस पे पेनल्टी, उस पे ब्याज चढ़ेगा, कुल मिला के जो भी 200 रुपये दो, तो स्वाभाविक है ताऊ जी जाएंगे इनकम टैक्स कमिश्नर अपील्स में। अब मान लो उधर वो जीत जाए तो फिर क्या होगा? देवगन उसके ऊपर की कोर्ट में जाएगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उधर वो जीत जाए तो ताऊ जी हाई कोर्ट में जाएंगे, उधर ताऊ जी जीत जाए तो देवगन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो इसका तो है ही नहीं। तो ये लंबी पूरी केस चलती रहती है और 9 लाख करोड़ के केस ऐसे ही पेंडिंग है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि चलो कोर्ट के बाहर ही मांडवली कर लेते हैं, लेट अस सेटल दिस आउटसाइड द कोर्ट। वैसे आपने टैक्स 100 रुपये भरना था, टाइम पे नहीं भरा, 50 की पेनल्टी है, उस पे वो 30 रुपये ब्याज चढ़ाए करके आपको 180 रुपीज भरने, और आप 180 रुपये भरना नहीं चाहते, इसलिए 3-4 लेवल की कोर्ट में आप इधर से उधर अपील में जाते रहते हैं। अब यहाँ पर ताऊ जी कहे कि चलो मैं मानता हूँ अपनी गलती, या मानता भी नहीं, मैं सेटल करने को तैयार हूँ। तो फिर गवर्नमेंट उसको कहेगी ठीक है तुम सिर्फ ये 100 रुपये वाला येलो कलर भर दो, और जो ग्रीन कलर का पेनल्टी और इंटरेस्ट है इसमें हम आपको जो भी डिस्काउंट दे देंगे थोड़ा माफ कर देंगे, प्रोवाइडेड कि तुम कोर्ट से केस विड्रॉ कर लो। तो इसको कहा गया डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास, पहले विवाद था, फिर विश्वास में कोर्ट के बाहर सेटल कर दिया। अब इसमें भी अगेन किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन और ऐसा किसी ने किया उसके लिए स्कीम नहीं है, ये बाकी जो भी कोचिंग वाले होटल वाले इनके केस चलते हैं उसके लिए है। अब ये जो विवाद से विश्वास स्कीम चली वो 1-2 साल के लिए थी, फिर सरकार को लगा इसको हम एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दे देते हैं कि हम एक कमेटी बना देते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। वो पूरा साल वो बैठी रहेगी और जिसको भी नोटिस आया और जिसको भी ऐसा सेटलमेंट कोर्ट के बाहर करना है वो कर लेंगे। उसका बहुत सब याद नहीं रखना कितने लाख का केस वगैरह, सफिशिएंट होगा कि ऐसी एक कमेटी है कि आपकी इच्छा मुझे कोर्ट के बाहर ही निपटा देना है तो उधर जाओ और आपका खेल खत्म। दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। फिर 2024 का जो बजट आया उसमें सरकार ने एक और ऐसा माफी दिया, केस वापसी या टैक्स अमनेस्टी। अमनेस्टी आप जानते हैं कि आपने गुनाह किया लेकिन फिर भी आपको माफ कर दिया जाए। कि मान लो 1962 से लेकर 2009-10 तक आपका ऐसा कोई केस है जिसमें 25,000 रुपए या उससे कम का मामला है, तो सरकार ने कहा मौज करो सब माफ, हम सारे केस वापस लेते हैं। 2010 से लेकर 14 तक का उसमें 10,000 का कोई भी आपके ऊपर केस है, सरकार ने बोला मौज करो माफ, सारे केस हम वापस लेते हैं। तो दैट इज इंटरिम बजट 2024। आपका इंटरिम बजट है तो ऐसा सब उसमें नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि आप जानते हैं इंटरिम बजट इलेक्शन से पहले आता है, उसमें बड़े अनाउंसमेंट नहीं होने चाहिए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि आप इंटरिम बजट है तो कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की मर्जी है। और क्या चलता है देखिए, कर चोरी से लड़ने के लिए कुछ तो लॉलीपॉप दिए जाते हैं, जैसे वो गरीब कल्याण स्कीम तुम डिक्लेयर कर दो, वो सब हमने देखा। विवाद से विश्वास स्कीम ये ताऊजी वाला की कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो। फिर सरकार गाजर दे आपको कि देखो व्यापारी मित्रों, डियर मर्चेंट्स, तुम कैश में ट्रांजैक्शन मत करो, तुम ये कार्ड रीडर मशीन पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस अडॉप्ट करो, और उस पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे जो ये लगता है उस पे हम आपको कुछ एमडीआर की सब्सिडी देंगे वगैरह, हम पिलर 1A1 में देख चुके हैं। तो ये सब क्या गाजर दिए जाते हैं। और सामने डंडे भी मारे जाते हैं, डंडे मारने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, बिना ट्रांजैक्शन एक्ट है, टीडीएस और टीसीएस के नाम पे आपका पैसा कट होता है, फिर नोटिस आ सकती है, वो ऑलरेडी लास्ट वीक पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स वाले लेक्चर्स में। तो दोनों तरीके से सरकार करती रहती है। तो टीडीएस क्या था, एमडीआर सब्सिडी क्या था, वो सब हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं, देख लेना, मतलब इसी कोर्स के पुराने लेक्चर में देख चुके हैं। और क्या एक जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम मुझे लेके आए कि आप खुद का ही पैसा बैंक से विड्रॉ करो 10,000 रुपये उससे ज्यादा, तो उस पर 0.1% टैक्स लगेगा, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आप सोचेंगे भाई तो फिर मैं पैसा विड्रॉ नहीं करता, खुद का पैसा विड्रॉ कर टैक्स लगाते हैं लोग। अब बैंकों से ट्रांजैक्शन करेंगे, नेफ्ट आरटीजीएस चेकबुक वगैरह से, तो डिजिटल इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिले, और कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो टैक्स चोरी का आपका स्कोप भी कम हो जाए। तो ये सब उद्देश्य था। ऐसा 2005 से 9 तक ये टैक्स चला, फिर बंद कर दिया। एक बार बाबा रामदेव प्रपोजल लेके आए बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। वो ऐसा कह रहे थे कि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सारे बंद कर दो, कोई इनकम टैक्स नहीं, कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं, जीएसटी, कस्टम एक्साइज कुछ नहीं, सब बंद कर दो। दूसरा, 2,000 रुपये के ऊपर कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, वो सब इलीगल कर दो। 2,000 के ऊपर किसी को भी पैसा किसी को भी देना है तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल से आप दे सकते हैं। और ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन पे 2% टैक्स लगाओ, जिसे हम कहें बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब सारे टैक्स खत्म, 2,000 से ऊपर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उस ट्रांजैक्शन पे जो भी बैंक से आपने यूपीआई से कहीं से पैसा भेजा उस पे 2% टैक्स चढ़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारा ब्लैक मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा सब उन्होंने बोला। हालांकि ये बात इम्प्रैक्टिकल क्यों है, व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि अगर आप कहें अब सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म तो मतलब दारू पे, अल्कोहल पे, ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग एप्स पे, विमल गुटखे पे जो ज्यादा टैक्स हम लगा सकते हैं वो नहीं लगा सकते, हर चीज पे 2% टैक्स। और इसमें भी 2,000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन वगैरह तो तब तक का तो कैश में करेगा तो विमल पे कोई टैक्स नहीं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। दूसरा, पब्लिक को पता है मैं 50 लाख का मुझे ये मान लो 5 करोड़ का बंगला लेना है, बैंक से ट्रांजैक्शन करूंगा, सरकार 2% टैक्स मांगेगी, तो मैं ये करता हूँ ना, कुछ ये हवाला एजेंट या 2 नंबर का करके मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, और गोल्ड की मदद से मैं बंगला खरीद लूंगा कि 5 करोड़ का बंगला है, उसका मतलब 5 किलो गोल्ड है, इतना ले लो, खत्म, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या टैक्स लोगे आप। ऑस्ट्रेलिया में एक जमाने में ऐसे प्रयोग हुए थे बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के, लेकिन पता चला पब्लिक तो रास्ते निकाली देती है, तो उन्होंने भी बंद कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए।
तो 2018 तक हम पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट ने खुद ही लोकसभा में बोल दिया कि देयर इज नो प्रपोजल टू रिप्लेस इनकम टैक्स विद दिस बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। बाबा रामदेव जो बोले हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। तो खेल खत्म, ये तो होने वाला था, इस पे एक और चर्चा का कोई स्थान ही नहीं था, तुम बता क्यों रहे हो? इसलिए कि आप जानते हैं न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट को एडिटर ने टारगेट दिया हो कि कम से कम 300 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। अब जबरदस्ती भी मारपीट के तुमको लिखना है तो क्या अच्छा उस जमाने में ऐसा बोला था तो ये था, उसको देख के करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले पे याद अच्छा हुआ ऐसा था, एक पेज भर के समरी बनाओ। तुम सबने पढ़ना नहीं है, 2 लाइन का जो मुद्दा था मैंने आपको बता दिया, खेल खत्म। हालांकि ये बात तो सही है कि कैश में ज्यादा पैसा लोग अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन छुपा भी सकते हैं, तो सरकार को ये सब इनकम टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह में नुकसान होगा। तो इसलिए 2017 बजट से क्या रिफॉर्म लिया है, 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश आप किसी को दे नहीं सकते। अगर दिया तो सारा पेनल्टी में इनकम टैक्स वाले ले लेंगे। आप कहें मुझे 50 लाख का फ्लैट खरीदना है, हाँ तो आप क्या करोगे, आप पहले बैंक में पैसा जमा करो और बैंक से उसको 50 लाख का चेक लिख दो, सीधा दोगे तो फिर सजा हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन के अंदर कैश का दुरुपयोग रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वो सब हम ऑलरेडी पिलर 1 सी शेयर मार्केट के साथ समझ चुके हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स के नाम पे ये टॉम क्रूज भारत में इन्वेस्ट करे, वो सेबी में रजिस्टर नहीं करे, पैन कार्ड नंबर नहीं ले, तो इधर भी सब मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप बन सकता है, टैक्स इवेजन का स्कोप बन सकता है। वो पार्टिसिपेटरी नोट क्या था, वो भी हम लोग 2000 मतलब वो पिलर 1 सी शेयर मार्केट के अंदर देख चुके हैं। ये सब समझो एक एक लाइन के मुद्दे पार्टिसिपेटरी नोट। अभी ये किसी ने मुझे गूगल फॉर्म में इसका 3-4 अच्छा इसका ऐसा नहीं हुआ ऐसा, भाई पीवाईक्यू देख भी लो, कौन पूछ रहा है इतना लंबा, एक लाइन के मुद्दे। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स इज डन। उसके बाद कुछ मिसलेनियस इनिशिएटिव्स थे लेकिन वो मेंस में मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि प्रीलिम में इतने उपयोगी नहीं है। तो टैक्स इवेजन खत्म। कर चोरी क्या क्या आप छुपाते नहीं, मतलब दिखाना नहीं है। दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस ऐसा कि कह के हम तो टैक्स नहीं भरेंगे, कानून में कुछ लूपहोल हो उसका दुरुपयोग करके कोई कंपनियां व्यक्ति टैक्स नहीं भरे। उसके साथ जुड़े और भी मुद्दे हैं, टैक्स हेवन क्या, राउंड ट्रिपिंग क्या, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या, ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या वगैरह, वो कल इसी हैंडआउट को हम आगे जारी रखेंगे। देखिए वैसे भी अपनी पढ़ाने की स्पीड फास्ट है, लेकिन ये जो ब्लैक मनी और टैक्स अवॉइडेंस में और तेजी से सब निपट जाएगा, तो वैसे ही हैंडआउट मेरे ख्याल से 40 या 50 पेज का कुछ होगा। इट विल बी ओवर इन नो टाइम, मतलब कल और मैक्सिमम परसों कुछ 20 मिनट पढ़ना पड़े तब तक ही निपट जाएगा। आप रोज का काम रोज करके इसे खत्म करो, जल्दी से खत्म कर देना। मतलब टीचर के रूप में मैं उसको कोई अचीवमेंट नहीं मानता, लेकिन समझो अभी ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैक्सिमम क्या एक एमसीक्यू आना है। फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा, ये भी होगा 4-5 पेज, तो क्या हर साल सवाल आता है? नहीं, एक बार आया फिर 5 साल तक नहीं आएगा। मैंने इसलिए तो मुझे पूरे पढ़ाना था और टॉपिक भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि इसमें हम 1 घंटा खींच। तो गाड़ी तेजी से चलेगी, आप भी इसको तेजी से निपटाइए। कुछ लोग के मेरे को समझ नहीं आता था भाई, छोटे मोबाइल स्क्रीन पे आप देखते हैं तो स्वाभाविक फ्लो आपका कम रहता है, तो इस कारण से क्या करो, 5-1 मिनट देखो, वीडियो पॉज करो, कुछ अपने आप लिखे कागज के अंदर। कोई भी स्टूडेंट है, आप उसको मैंने एक बार बताया, वो 3 बार मैं रिपीट करूँ तो वही बताना, तो वही जो बता दिया कि ये फॉर्मूला है, तो आप वापस से रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। कुछ लोग फालतू की पीएचडी करते हैं इसलिए इनको समझ नहीं आता, और कुछ लोग व्हाट्सएप में गिरे हैं इस कारण से इनको समझ नहीं आता। तो काइंडली फिक्स दिस चैलेंजेस। टॉपर्स को तो इससे फायदा हुआ ही है, अलग अलग टाइम पे। सबने 2023 की हम बात करें, रैंक 2, 9, 10, 13, 15 सबने बोला कि हमने ये सब नोट्स देखे थे, हमें फायदा हुआ था। आपको भी होगा, मतलब ये तो मतलब गिवन है। रैंक 2 तक तो अनअकैडमी के कई टाइम से आती है, रैंक 1 आए, रैंक 1 भी आता है पर वो मॉक इंटरव्यू से आता है, जब असल वाला आए तो और मजा आ जाए, तो क्या देखिए मैंने पढ़ाई की थी। तो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। तो इधर मैं क्लास एंड करता हूँ। ये सब एक एक 2 लाइन के मुद्दे हैं। आज का जितना भी पढ़ा आप खत्म कीजिए, कल इसके पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे और आगे की कहानी जारी रखेंगे। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट।